जो बड़े बिजनेसमैन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मुश्किल से होंगे तो 1% या इससे भी कम होंगे। जो छोटे व्यापारी हैं वो ऐसा क्या करें कि वो अपने बिजनेस में सफलता पा सकें, ग्रोथ पा सकें? इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, दूसरे होते हैं इतिहास पढ़ते हैं। तो मैं ऑडियंस को पूछता हूँ कि आपको क्या करना है, इतिहास पढ़ते रहना है जिंदगी भर या इतिहास बनाना है? हम लोगों को अपने माइंड पावर को अगर जागृत करना हो, हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? ऐसा क्या करें कि हम लोग भी अपने माइंड के जरिए जो हम चाहते हैं उसको हम पा सकें? कॉन्शियस माइंड से पहले हमें ये डिसाइड करना है मैं हमारा गोल क्या है। गोल यानी सिर्फ पैसा और बिजनेस और मर्सिडीज नहीं है। गोल यानी आज से 10-20 साल के बाद मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो लीडर का रोल यही होता है जो एक अच्छा डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना। क्योंकि एक रॉन्ग डिसीजन आपको नैनो जैसा नुकसान करवा सकता है, समझे ना। एक सही डिसीजन आपको, उसने जगुआर का डिसीजन लिया तो उसने ऊपर पहुंच गए, रेंज रोवर उसका। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में हम जितना बोलेंगे उतना कम रहेगा। 1000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने अपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के जरिए ट्रेनर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, 45 से अधिक कंट्रीज़ में ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें कि चाइना जैसी कंट्री में 4 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं। 125 से ज़्यादा किताबें इनकी आ चुकी हैं। अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़कर, एक डॉक्टरी को छोड़कर ये माइंडसेट ट्रेनर बने हैं, लाइफ कोच हैं और साथ ही साथ पब्लिशर भी हैं। एट द एज ऑफ 65 इन्होंने पायलट बनने की सोची और अपने हॉबी से पायलट बने हैं। आप सोचिए 65 में जहां लोग रिटायर हो जाते हैं, इन्होंने अपने माइंड पावर की ताकत को समझा, जो लोगों को सिखाते हैं उसी के जरिए पायलट बने हैं। सोचिए आप में से कितने लोग ऐसा कर पाएंगे। आज हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से आप अपने माइंड पावर की ताकत को समझकर आप अपने बिजनेस में इसको यूज़ करें और किस तरीके से अपना व्यापार बढ़ाएं। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं फ्रेंचाइज बताओ पर जितेंद्र अड़िया जी का। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बस मुझे में दिल्ली में आया, उसके बाद और अच्छा हो गया। सर, आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, तो आपके बारे में ही अगर हम पढ़ते जाएं तो आप अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। एक डॉक्टर से माइंडसेट ट्रेनर, मतलब लोग तो डॉक्टर बनने के लिए तरसते हैं कि किसी तरीके से डॉक्टर बन जाओ तो जिंदगी 1 करोड़ का डोनेशन देते हैं। 1 करोड़ का डोनेशन देते हैं, 5 साल गधे की जैसी मेहनत करते हैं, तब सिर्फ MBBS बनते हैं तो जिंदगी संवर जाए। तो आपने डॉक्टरी को छोड़कर एक ट्रेनिंग फील्ड को चुना, कोई विशेष कारण? जैसे मैं डॉक्टर का काम कर रहा था तो मैं मरीज को ठीक कर रहा था, यानी किसी की बीमारी ठीक करता था, और वो भी वही मरीज के जो मेरे पास खुद चल के आता है। यहाँ मैं जो काम कर रहा हूँ, लोगों का जीवन बदल रहा हूँ, और वो लोग नहीं जो मेरे पास आते हैं, दुनिया के कहीं भी कोने में बैठ के सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लाइफ चेंज हो जाती है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेली कितना पेशेंट दे सकता हूँ, ट्रीट कर सकता हूँ, 50-100 लाइफ में कितना कर सकता हूँ। यहाँ तो एक प्रोग्राम से लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आता है। तो क्या अच्छा है, लोगों की बीमारी ठीक करना या उसका जीवन ठीक करना, बताइए। बट ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वो तो है, मगर अभी तो जीवन ठीक हो रहा है सबका, और घर का एक आदमी का जीवन चेंज हो गया तो उसकी पूरी फैमिली की लाइफ बदल जाती है। जैसे गुस्से वाला हस्बैंड है, वो एंगर मैनेजमेंट मेरे से सीखा, एंगर उसका मैनेज करना सीख लिया, तो पूरी फैमिली को फ़ायदा है ना, जो मैं डॉक्टर करके ये काम नहीं कर सकता था। तो आपके मन में ख्याल आया कैसे? जो आप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, लेकिन एज ए डॉक्टर आप फुल टाइम बिजी रहते होंगे, पेशेंट के बीच में घरे रहते होंगे, आपको डॉक्टरी की पढ़ाई बार बार करनी पड़ती है, तो ऐसे बीच में ख्याल कैसे आया कि मुझे डॉक्टरी छोड़कर माइंड पावर लाइफ कोचिंग में जाना है? पहली बात तो ये है कि मैं मेडिकल फील्ड से फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे अंदर से हो रहा था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। डेली 9 to 5 में तो जॉब किया 38 डॉक्टर का, मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं किया कभी। तो लगता है क्या कर रहा हूँ, और हर जगह पॉलिटिक्स देखा, मुझे लगता था मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे कुछ नया करना है, बड़ा करना है, बड़ा आदमी बनना है। अब जॉब में मिलेगा कितना पैसा मिलेगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, दुनिया घूमनी है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्या नया करना है कुछ आइडिया नहीं था। मगर उतने में एक डॉक्टर भारत चंद्र करके है, बेंगलोर के डॉक्टर है, वो अहमदाबाद में आए 30-32 साल पहले, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप के लिए आए थे। मैं उनका पिचिंग वेबिनार में गया, वो टाइम तो सेमिनार हुआ करता था, 10 रुपया टिकट थी। देख के मैंने पूरा मार्केटिंग उसने किया, और मैंने 3 दिन का वर्कशॉप एनरोल कर दिया। वो ज़माने में 2300 रुपया कुछ था, 3 दिन का था। मैं देखा और उनको स्टेज पे काम करते करते लगा यार ये काम कितना अच्छा कर रहा है ये आदमी, और मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा अंदर से आवाज़ उठी, और इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। इसके मेरे पास लॉजिक आने लगे कि वो तो हाइट में छोटे है, मैं तो हाइट में ऊंचा हूँ। वो तो सिर्फ MBBS डॉक्टर है, मैं तो MD डॉक्टर हूँ।
तीसरा वो तो सिर्फ इंग्लिश में ही करते हैं, मैं तो तीनों भाषा में कर सकता हूँ, गुजराती जो मेरी मदर टंग है, हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं क्यों नहीं बनूँ ये। फिर वो गोल सेटिंग सिखा रहे थे। फिर गोल सेटिंग के बाद बोला सबका गोल सेटिंग हो गया, हमने बोला हो गया। बोला कोई स्टेज पे आके डिक्लेयर करेगा, तो मैं अकेला था, हाथ ऊपर किया, मैं आता हूँ। मैं स्टेज पे जाकर डिक्लेयर कर दिया कि 1 साल में मैं गुजरात का भारत चंद्र बन के दिखाऊँगा। आज से 35 साल पहले सबने बहुत तालियां बजाई, वाह क्या बड़ा बोल्ड डिसीजन था। आज भी मुझे लोग याद करते हैं। और मैं 1 साल में गुजरात का भारत चंद्र बन गया। मैंने इतना जुनून के साथ अपने आप को ट्रेन किया क्या बन गया है। अब तो पूरी दुनिया का भारत चंद्र बन गया। कहने का मतलब ये है कि वो एक स्पार्क था जो मेरे अंदर आया भारत चंद्र को देख। आज भी उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, मुझे मैसेज आपले होती है। अभी 27 का उनका ऑनलाइन प्रोग्राम था, तो उसने मुझे मैसेज भेजा था। तो उनके साथ आज 35 साल के बाद भी टच में हूँ। गुरु को तो भूलना नहीं चाहिए ना। तो वो मोटिवेशन मुझे आया कि यार ये काम अच्छा है, ये वो भी मेडिकल लाइन छोड़ के आया। मैं मेडिकल लाइन छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ऊंची है मगर चलता है, मज़ा आता है तो कुछ भी छोड़ो। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। सर वो टाइम पे ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम कंसेप्ट था ही नहीं। मैंने उनको बोला, हाँ जी, क्या भाई इतना क्यों घूमते हो आप, हमारे जैसे हर सिटी में एक ट्रेनर बना दो, आपकी फ्रेंचाइजी दे दो, आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। उनके दिमाग में यह बात नहीं बैठी। गुजराती नहीं था ना, गुजराती कब की बात है? आज से 40 साल पहले की बात है, 35 साल पहले 35 साल पहले की बात है। तो वाला दे दो फ्रेंचाइजी, मुझे पक्का ट्रेन कर दो, मैं जो भी कमाऊंगा उसका परसेंटेज डिसाइड कर लो, आपका एक कोर्स में सब जगह सिखाऊंगा। देख लो, मैंने तो 7 साल पहले फ्रेंचाइजी बताओ शुरू किया है सर। 35 साल पहले ही लोगों को सिखा रहे थे फ्रेंचाइजी दे दो, फ्रेंचाइजी दे दो, परफेक्ट। बट वो माने नहीं, गुजराती दिमाग, बिजनेस का दिमाग नहीं था उनका। तो सर सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। बिजनेस दिमाग होना एक अलग है, अच्छा ट्रेनर बनना एक अलग होता है। सर एक बड़ी चीज़ जो आपने कही सर, मोटिवेशन, मतलब जब भी हम किसी अच्छे मोटिवेशन ट्रेनर को सुनते हैं उस समय अंदर जुनून भर जाता है, आग भर जाती है। उस समय जो बुलवाया जाता है वो हम बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑडिटोरियम के बाहर आते हैं, 7 दिन एक्सपायरी डेट 7 दिन होती है, लेकिन आपने उस डेट को एक्सपायर होने ही नहीं दिया और उसको फुलफिल करके दिखाया। तो लोग ये कैसे करें, जो हमने ठान लिया, जो हमने सोच लिया, अगर उसे करना है, तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो कर पाते हैं, जो आपने किया, तो क्या फ़र्क होता है? आपकी बात सही है। मेरे टाइम पे 2-3 लोगों ने सोचा था कि हम भी ऐसा काम करेंगे, बट दे फेल्ड, क्योंकि उनका मोटिवेशन चला गया। मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन 2 जगह से आता है, बाहर से आता है और अंदर से आता है। आउटर मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन। बिल्कुल। आउटर मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट 7 दिन रहती है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे, खुश हो जाओगे, जुनून आ जाएगा, 8 दिन के बाद जैसे थे हो जाएंगे। हाँ जी। इनर मोटिवेशन अगर आपने चालू कर दिया ना, तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग होता है। मेरा इनर मोटिवेशन आज से 35 साल पहले जो भारत चंद्र के वर्कशॉप में हुआ था, आज भी मैंने चालू रखा है। तो ये चालू रखने का तरीका मैं सिखाता हूं। यही जानना है बिल्कुल, क्योंकि हम भी कई लोगों को देखते हैं और उनकी जो शान शौकत होती है, जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, उनसे मोटिवेट हो जाते हैं। किसी को सुनते हैं, उनसे मोटिवेट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं मुझे तो ऐसा ही बनना है, और वो ऐसा बनना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर 6 दिन में उनको भूल भी जाते हैं हम। तो ये इनर मोटिवेशन को जिंदा कैसे रखें? मैं इसके लिए एक बात कहता हूँ कि इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, दूसरे होते हैं इतिहास पढ़ते हैं। तो मैं ऑडियंस को पूछता हूँ कि आपको क्या करना है, इतिहास पढ़ते रहना है ज़िंदगी भर या इतिहास बनाना है? तो सब लोग हाथ ऊपर करते हैं। फिर बोलता हूँ आप कौन सा इतिहास बनाओगे और कैसे बनाओगे, तो पता नहीं रहता है। सबके दिल में इच्छा रहती है कि मुझे इतिहास बनाना है, पढ़ना नहीं है। फिर मैं कहता हूँ इतिहास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, एक ज़माना था इतिहास तलवार से बनता था, जो शिवाजी महाराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, सबने बनाई। आज वो तलवार का ज़माना नहीं है। आज इतिहास कैसे बनता है? जो विराट कोहली ने बनाया, जो मोदी साहब ने बनाया, जो मुकेश अंबानी ने बनाया, तेंदुलकर ने बनाया, इसको कहते हैं इतिहास बनाना। यानी अपना मनपसंद एक काम पसंद कर लो और उसका इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो कि पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाए, तो ऑटोमेटिक इतिहास बन जाएगा। जैसे मुझे माइंड पावर के बारे में, थोड़ा सा माइंड पावर मैंने भारत चंद्र से सुना था, थोड़ा सा आइडिया था, फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया और उसमें मैंने इतिहास बना दिया। तो एक तो मनपसंद काम ढूंढ लो, और दूसरा मैंने कहीं से, आई थिंक भारत चंद्र से ही सुना था, कन्वर्ट योर हॉबी इनटू योर प्रोफेशन एंड फाइंड द पीपल हु पे फॉर इट। यू डोंट हैव टू वर्क थ्रू आउट योर लाइफ। आप अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना दो और ऐसे लोगों को ढूंढ लो जो आपको आपकी हॉबी परस्यू करने का पैसा दे। एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन, वो भी तो MBA है। जॉन अब्राहम, वो अपने डिग्री वाला काम नहीं कर रहा, उनको जो हॉबी थी वही किया, तो उन्होंने इतिहास बना दिया। तो मैं सोचा कि मेरा हॉबी क्या है। मुझे क्रिकेट की हॉबी नहीं थी, म्यूज़िक की नहीं थी, मुझे सिर्फ स्टेज से बोलने की थी। फिर मैं सोचा कि ये तो अच्छा आइडिया है, स्टेज से बोलते जाओ और लोग पैसा देते जाएँ,
तो मैंने ये प्रोफेशन ढूंढा उसको मैंने, और अभी जो भी कर रहा हूँ मैं मज़े के लिए कर रहा हूँ और लोग पैसा दे रहे हैं। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस देता हूँ, एक भी ऐसे हॉबी नहीं है जिसको आप प्रोफेशन नहीं बना सकते या उसमें ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते। मैं कैसे एग्जांपल दूंगा जो आप इनडायरेक्टली जानते हैं। आनंदीबेन की बेटी का ससुर, आनंदीबेन पटेल जो भी यूपी की गवर्नर है, उनका जो बेटी का ससुर है यानी उनके समधी लगते हैं, उनका नाम था ईश्वर भाई पटेल। उनका शौक क्या था मालूम है? 24 घंटा टॉयलेट की बात करने का, टॉयलेट की बातें करने का। टॉयलेट के ऊपर उसने रिसर्च बहुत की थी, पूरी दुनिया में टॉयलेट के ऊपर उनको स्पीकर के रूप में बुलाया जाते थे। उन्होंने अहमदाबाद में एक टॉयलेट गार्डन बनाया है और वहाँ बड़े बड़े वीआईपी को लाते थे, लेडी डायना को लेके आए थे और बिल क्लिंटन को लेके आए थे। वो वहाँ टॉयलेट गार्डन में विजिट करने को आते थे और टॉयलेट रेस्टोरेंट बनाया था, वहाँ कोमोड के ऊपर बैठ के आपको चाय और नाश्ता मिलेगा, ऐसा बनाया था। ये उनका एक टॉयलेट, उनका एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। उसने इतना अच्छा बनाया, उसको लेके गए कि जापान गवर्नमेंट ने उसको ऑनररी डिग्री दिया, उनको वहाँ एक अपॉइंटमेंट दिया कि हमारे यहाँ इसको सिखाओ, और पूरी दुनिया में फेमस हो गए। देखिए, सबसे जिसको हम जो वर्ड को बोलना भी नहीं चाहते उसके ऊपर उसने इतना काम किया। अभी भी अहमदाबाद आओगे तो मैं आपको टॉयलेट गार्डन घुमाने को लेके जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस चीज़ को आप ये ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो मनपसंद सब्जेक्ट था, तो कोई भी सब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं। मैंने जब भारत चंद्र से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा सुना था, फिर जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी तो मुझे भी सब्जेक्ट पसंद आ गया। और अचानक मुझे किसी ने एक एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए बुलाया। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। बोले सर और कोई सब्जेक्ट पे बात कर सकते हो? मैं पॉपुलर था मेडिकल सब्जेक्ट में भी, मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत चाहते थे। तो बोला हाँ, तो कौन सा? मैं बोला माइंड पावर। तो उसने ऑर्गेनाइज़र को बोला कि हमारे यहाँ एक प्रोफेसर है, डॉक्टर है, मगर वो माइंड पावर के ऊपर प्रोग्राम दे सकते हैं। तो उसने मुझे इन्वाइट किया। पूरे इंडिया से आए थे स्टूडेंट, 200 लोगों का कैंप था, समर कैंप था। मुझे 1 घंटा दिया और वो ज़माने में पहला मेरा लेक्चर, टेक्नोलॉजी नहीं थी, बोर्ड में लिख के जागृतमान, अर्ध जागृतमान ऐसा लिख के मैंने 1 घंटा दिया। जैसे बाहर निकला पूरा ऑडियंस मेरे पीछे, फोटोग्राफ के लिए। मैं तो हैरान हो गया, किसी ने कभी ऑटोग्राफ नहीं मांगा था, किसी ने मेरे साथ फोटोग्राफ नहीं निकाला था, और एकदम पागल हो गया मेरे पीछे। बोला ये क्या जादू हो गया यार। तो 2 जादू हो गया। एक तो ऐसा सब्जेक्ट सिखाया जो कोई जानता नहीं था और उनको पोटेंशियल लगा कि इससे हमारा जीवन बदल सकता है। दूसरा मुझे ये भी पता चला कि मैं इतना अच्छा सिखा भी सकता हूँ। दोनों चीज़ वहाँ साबित हो गई। फिर वो नेक्स्ट स्पीकर था, उसको सुनने को कोई तैयार नहीं थे। मेरे से इतने इम्प्रेस था कि मेरे से ही बातें कर रहे थे। फिर ऑर्गेनाइजर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप एक ऐसा काम करो, अंदर आके खुद बैठो तभी ये बैठेंगे, नहीं तो ये बैठेंगे। तो मुझे नेक्स्ट स्पीकर को सुनने के लिए बैठना पड़ा, नहीं तो सब मेरे पीछे घूम रहे थे। तब मुझे एक चीज़ पता चली कि ये सब्जेक्ट बहुत चलने वाला है और लोगों को ज़रूरत है। पावर ऑफ माइंडसेट के बारे में मतलब जितनी बात करें उतनी कम है, और आपसे बेहतर इस पे बात और कौन कर सकता है। हम लोगों को अपने माइंड पावर को अगर जागृत करना हो, हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? ऐसा क्या करें कि हम लोग भी अपने माइंड के ज़रिए जो हम चाहते हैं उसको हम पा सकें? वेरी गुड। पहले तो माइंड को समझना होगा, और ज़्यादातर लोगों को माइंड के बारे में पता नहीं है। मैं जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को ट्रेनिंग देने को गया था। वहाँ मैंने पहला सवाल पूछा, लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रेज योर हैंड। एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ था। किसी को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, आज भी नहीं पता है। आप आज 100 आदमी को मिलो और पूछो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कितने जानते हो, 1 या 2 लोग जानते होंगे। ये मेरी 35 साल की मेहनत के बाद ये 1-2 लोग जानते हैं, वो ज़माने में कोई नहीं जानता था। तो माइंड के बारे में जो इग्नोरेंस है वही मेन कारण रहता है। तो माइंड के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम सबको 100% माइंड पावर दिया है, मगर हम उसको जानते नहीं है, इसलिए 1 to 2% यूज़ करता है। कहते हैं सबसे ज़्यादा माइंड पावर का इस्तेमाल आइंस्टाइन ने किया था, जो 4.5% था। मतलब सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है 4.5% ही हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सेंचुरी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, तो हम कितना यूज़ किया होगा। तो उसका रीज़न क्या है कि माइंड पावर के बारे में कोई सिखाता नहीं है। मैं पर्सनली दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके इंक्वायरी की है, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ईएल, ड्यूक, ये सभी यूनिवर्सिटी में, कि कोई माइंड पावर सिखाता है। अभी तक मुझे कोई कोर्स नहीं मिला दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो सबसे बड़ा मैं तो बोलता हूँ पुण्य का काम और देश सेवा का काम यही है कि हर इंसान को माइंड पावर के बारे में सिखाओ। माइंड पावर है सबके पास, मगर यूटिलाइज करना नहीं आता है, इसलिए उनके जीवन में फेलियर होता है, दुख होता है। तो मैं ये बात समझ लिया, ये पोटेंशियल को समझ लिया, और मैंने पूरी दुनिया में माइंड पावर सिखाना चालू कर दिया। तो इतना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो जैसे मैंने कहा कि माइंड क्या है वही लोगों को पता नहीं है। हाँ जी। माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है? माइंड इज़ द सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज़ द हार्डवेयर।
तो सॉफ्टवेयर तो है हमारे पास, मगर उसको जितना सीखोगे उतना इस्तेमाल करोगे। किसी को सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं, उसको कंप्यूटर पर बिठा दो, क्या करेगा? कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं। क्योंकि उसने सीखा नहीं है। तो ये माइंड के बारे में जितना हम सिखाए ना उतना देश सेवा होगी। तो माइंड एक एनर्जी का सेंटर है, या दूसरी भाषा में कहे तो एक सॉफ्टवेयर है। और हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, 90% सबकॉन्शियस माइंड के पास है। ये हम ज़्यादातर कॉन्शियस माइंड के पावर को ही जानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में तो नाम भी नहीं सुना है लोगों ने। आप ट्राई कर लेना, 100 लोगों को पूछना। लोगों को खाली माइंड ही पता है, कॉन्शियस और हाँ, वो भी सबकॉन्शियस पता नहीं है केवल माइंड उनको ही क्या है। पता है जो ट्रेनिंग कर रहे मैं तो मेरे प्रोग्राम में बोलता हूँ, चलो बताओ माइंड क्या है, तो कोई बोलता है विचार माइंड है, ये माइंड है। फिर मैं डॉक्टर को खींचता हूँ, अच्छा इसमें डॉक्टर कौन है? कोई हाथ ऊपर करता है, अच्छा डॉक्टर आपको तो पता होगा ना माइंड क्या है, आप तो मेडिकल डॉक्टर है। तो वो भी नहीं बता पाते। अला आपकी गलती नहीं, हमारी मेडिकल कॉलेज की गलती है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में ब्रेन यानी हार्डवेयर के बारे में सिखाया जाता है, माइंड जिस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं और सिखाया रिपेयर करना सिखाते, ट्रेन करना नहीं सिखाते। माइंड को कैसे इस्तेमाल करना है ये नहीं सिखाते हैं। तो डॉक्टर को भी नहीं पता, कोई भी मेडिकल डॉक्टर को पूछ लो माइंड का डेफिनेशन नहीं देंगे। तो ये जो माइंड एक सॉफ्टवेयर है, उसको अगर जान लिया, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ करना ये सीख लिया तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। जब से मैंने सीखना चालू किया, सिखाना चालू किया, इस्तेमाल करना चालू किया, तो मेरे ज़िंदगी में से खुशियाँ ही खुशियाँ। ये सब मेरी सक्सेस है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा आपने क्या चेंज किया अपने आप में, या फिर हम बात करें अपने माइंडसेट में, ऐसा क्या चेंज किया जिससे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई? वही तो बोल रहा हूँ। देखिए, ये दोनों का रिलेशन बताता हूँ। कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। तो बॉस ऑर्डर देगा, वो काम करेगा सबकॉन्शियस माइंड। अलादीन का जादुई चिराग की भाषा में कहे तो चिराग है वो हमारा दिमाग है, ब्रेन है। कॉन्शियस माइंड है वो अलादीन है, सबकॉन्शियस माइंड जीनी है। जीनी क्या था? सोया हुआ जीनी था, जायंट था, जो उठाने से उठ के काम करके फिर सो जाता था। सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक दिस। तो 10% पावर कॉन्शियस माइंड के पास है, 90% सबकॉन्शियस माइंड के पास है। अगर आपको सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पावर पता है 10%, और उसका ही इस्तेमाल करोगे तो 10% का 10%। अगर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते ही नहीं है तो उसका यूटिलाइजेशन का सवाल ही नहीं आता है। तो पूरी ज़िंदगी 1 to 2% माइंड पावर में चली जाती है ज़्यादातर लोगों के, और फिर भी गाड़ी बंगला बना लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। सोचो, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को सीख लिया और उसका सही इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसका इज द लिमिट। तो मैं यही सिखाता हूँ कि हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें क्या करना है, कॉन्शियस माइंड से शुरुआत होती है और एंड सबकॉन्शियस माइंड, दोनों करते हैं। कॉन्शियस माइंड से पहले हमें ये डिसाइड करना है हमें हमारा गोल क्या है। गोल यानी सिर्फ पैसा और बिजनेस और मर्सिडीज नहीं है। गोल यानी आज से 10-20 साल के बाद मैं कैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इसमें फिजिकल गोल आता है, मेंटल गोल, सोशल गोल, स्पिरिचुअल गोल। फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन करो, जिसको विजुअलाइजेशन यानी विजन बोर्ड कहते हैं या गोल चार्ट कहते हैं, वो लिखो। उसके बाद ये तैयार हो गया, बाद में सबकॉन्शियस माइंड को जगाओ और फिर इसको ये डेटा दो कि मुझे ये चाहिए, टाइम लिमिट के साथ। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक डिवाइन प्लानिंग होता है, एक दो टाइप का प्लानिंग होता है। कॉन्शियस माइंड से करते हैं, कॉन्शियस माइंड इज़ अ ह्यूमन माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ डिवाइन माइंड। तो जो हम कॉन्शियस माइंड से प्लानिंग करते हैं वो लिमिटेशन वाला रहता है। जब बड़ा काम करना है तो सबकॉन्शियस माइंड का प्लानिंग का इस्तेमाल करना है। तो आपने एक बार सबकॉन्शियस माइंड को डेटा दे दिया कि मुझे जीवन में ये करना है, बनना है, पाना है, तो वो आपका डेटा ले लेगा। उनके पास मेमोरी का स्टोरेज है, वो रख लेगा, उसके ऊपर वो प्लानिंग करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको इंडिकेशन देगा, ये तेरी अपॉर्चुनिटी है, तू कर, ये तेरे भले के लिए है। अब मेरे पास क्या हुआ, विरल जी मुझे मिले अहमदाबाद में, उन्होंने मुझे देखा, मैं बोला ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने तो अच्छी ऑफ़र कर ली। मगर विरल जी से मुझे मिला है किसने? मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने। कोई वैसा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे मिल जाए जो मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो अचानक उनका फ़ोन आ गया और मैं उनको मिला और वहाँ से ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और आपके प्रोग्राम में मैं आ गया। तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा रोल है, कॉन्शियस माइंड ने तो सिर्फ कमांड दे दिया था। अच्छा, अपॉर्चुनिटी को फिर ग्रैब किया और उसके ऊपर एक्शन लेने का काम फिर कॉन्शियस माइंड करता है। मैंने देखा कि हाँ, ये विरल जी की बात मानूं और मैं दिल्ली जाके पॉडकास्ट करूं तो मेरा काम हो जाएगा, भला हो जाएगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। तो मैंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया कि चलो जाता हूं। मुझे मालूम नहीं था उनकी यहाँ भी दोस्ती है। मैं तो सोचा वो बम्बई के लिए कह रहे हैं, मतलब मैं तो अभी दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ करवा देता हूँ। तो मैं तो बोला और मज़ा आ गया। तो देखिए, सबकॉन्शियस माइंड ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, मुझे क्लिक हुआ कि ये करो और मैंने एक्शन लिया, यहाँ आ गया, इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ये सब करता है।
आपके लिए प्लानिंग करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और इंडिकेशन भी देता है, कर ले। हाँ, यही और अगर मौका है। आपने वो इंडिकेशन को नहीं पकड़ा, देखिए यहाँ हजारों इंसान है जिनको सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई होगी, और वो अंधे के अंधे रह गए। उसने कॉन्शियस माइंड को अलर्ट मोड पे नहीं रखा कि मेरा जीवन बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है, और उसने जाने दी, नहीं करना है, रहने दे, नेगेटिव थिंकिंग से नहीं इसमें तो नुकसान है, ये है करके उसने छोड़ा दिए। वैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारे भले के लिए रहता है और उसका एक ही गोल रहता है, हमें तरक्की करवाए। मगर हम उसको ठीक से समझते नहीं हैं तो सबकॉन्शियस माइंड फिर थक जाता है कि इनको बोलने का कोई फायदा नहीं है, जाने दो, उनको जैसा है करने दो। ये तो लग्जरी मोड पे, इसको लग्जरी मोड पे रहने दो। हाँ, कंफर्ट जोन में ही रहता है, कुछ करना नहीं होता ऐसा। तो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना सीख लिया ना सही, तो स्ट्रगल रहेगा नहीं। मेरी लाइफ में पहले स्ट्रगल था, अभी बिल्कुल स्ट्रगल नहीं है, मस्त ईजी लाइफ। और मेरी तो ऐसी दोस्ती हो गई ना, सोचता हूँ और वो काम हो जाता है। कभी कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ ना, सोचता हूँ इनसे मेरी दोस्ती होनी चाहिए, वो मुझे मिलने को आ जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आज से 15-20 साल पहले, 30 साल हो गया हुआ, एक इंद्रजीत जास्मिन करके एक एमवे का बड़ा डायनामिक ये था, डायमंड था, अहमदाबाद में आया। तब मैं एमवे ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए ज्वाइन किया था। तो बड़ा उनका प्रोग्राम था, 2-3 हज़ार लोग आए थे, मैं पीछे के लाइन में बैठ के उनको सुन रहा था। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, बोला यार ये आदमी मिलने तो मज़ा आ जाएगा, ये बढ़िया बंदा है। मगर उसको तो बॉडीगार्ड आए थे, उनके बाउंसर उनको लेके गए, किसी को मिलने नहीं दिया। वो ड्रामा रहता है ना सब ऐसा। बोला कोई बात नहीं, मैं तो चला गया। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को बोला इनको एक बार मिलना है। आधे घंटे मैं जाके घर जाके खाना खा रहा था, एक एमबे का लीडर का मुझे फ़ोन आया, खड़िया साहब क्या कर रहे हो? मतलब घर में खाना खा रहा हूँ। बोले हम आपको मिलने को आ सकते हैं? मतलब क्यों? बोले हमारा एक लीडर आया है इंद्रजीत जास्मिन, वो आपसे मिलना चाहता है, आपकी बात के हमसे सुन के बोले मुझे इनको मिलना है। बोला आ जाओ। तो देखो आधे घंटे के बाद मेरे घर में वो मिलने को आ गया, जो वहाँ मैं स्टेज पे नहीं मिल सका था। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये है कि कभी कभी इंस्टेंटली रिजल्ट देता है। ऐसा बहुत ऐसे मेरे लाइफ में हुआ। लेकिन सबको तो नहीं देता ना। नहीं, जो जानते हैं किसको इसको कैसे करना है, उसके लिए क्या है, सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करनी चाहिए, कम्युनिकेशन। आप सिखाते हो दोस्ती करना? नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और कम्युनिकेशन हो गया ना, सोचोगे होने लगता है फटाफट। ये मैंने सोचा नहीं था कि इतने कंट्री में जाऊंगा, मेरी प्रेरणा का जन्नत 10 लैंग्वेज में आएगी। मेरी विजय हैंड किताब शेप्स ऑफ कंपनी ने 5 लाख कॉपी एक साथ खरीदी, प्रेरणा का जन्नत DVD 5 लाख एक साथ खरीदी। 5 लाख किताबें और 5 लाख DVD एक साथ? DVD खरीदी एक ही आदमी ने। सोच लो, कोई लेखक के 1000 किताब बिक गई ना तो वो सेलिब्रेट करता है कि मेरी 1000 किताब मार्केट में। आजकल तो 50 किताबे बिकने पे अमेजन पे बेस्ट सेलर हो जाती है। और ये दुनिया जानती है, शेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसमें गूगल करो देखो मिलेगा। एज ए प्रोडक्ट बेच रहे हैं मुझे, जिनके 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है। तो दिस इज बियॉन्ड विजुअलाइजेशन। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि कोई एक आदमी मेरी 5 लाख कॉपी खरीद सकता है ऐसा। तो मैं यही कहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जान लो, सही तरीके से इस्तेमाल करो, ऐसा जीवन बनेगा ना सोच भी नहीं सकते। और देश की सबसे बड़ी सेवा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को सिखाओ, कोई भी माध्यम से, पर्सनली ये यूट्यूब के माध्यम से, पॉडकास्ट किसी भी तरीके से हो सके, सभी कोई भी माध्यम। आपने एक तरीका बताया विजन बोर्ड बनाने का। यस, ये तो अधिकतर लोग जानते होंगे, लिख के करोगे तो जल्दी अचीव होगा, लेकिन विजन बोर्ड बनाने का सही तरीका क्या होता है? देखो पहली बात तो ये लिखा जल्दी नहीं होगा, इससे होगा क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा से ज़्यादा पिक्चर की भाषा समझता है। अच्छा। आप 10 लाख लिखोगे या 10 लाख का कुछ चेक बना के रखोगे तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ मर्सिडीज़ लिखोगे या मर्सिडीज़ का फोटो लगाओगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास जो मेमोरी के हार्ड डिस्क है वो पिक्चर ज़्यादा स्टोर करता है, लंबे समय तक रखता है। तो मैं पहले गोल्ड चार्ट ही सिखाया करता था, बाद में जब मैंने सीक्रेट देखा और ये विजन बोर्ड का आइडिया आया तब पता चला कि ये मेरी गलती थी, इसको सुधार लो। तो आज विजन बोर्ड बनाना सिखा दीजिए लोगों को। विजन बोर्ड में क्या है, पहले आपको बैठ के शांति से अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, क्या बनना है, क्या करना है, क्या पाना है। उसमें आपकी हेल्थ आएगी कि आपको कैसी हेल्थ चाहिए आज से 5 साल 10 साल के बाद। आपका प्रोफेशन डिसाइड करिए, कौन सा प्रोफेशन में जाना है, कितना पैसा कमाना है, आपका घर कैसा होगा, आपकी गाड़ी कैसी होगी, आपके फैमिली कैसी होगी, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया होगा, क्या अचीवमेंट किया होगा, सब कुछ डिसाइड कर लीजिए। उसके रिलेवेंट पिक्चर बना ढूंढ लीजिए। आजकल तो गूगल पे मिल जाता है। बिल्कुल। मैं शुरू किया तब गूगल पे नहीं मिलता था, मैं लोगों को मैगजीन ढूंढने के बोलता था, या संडे की पूर्ति आया करती थी ना टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहाँ से बंगलों के गाड़ी के फ़ोटो ढूंढ के पेस्ट करके कट पेस्ट करके लगाते थे। वो ज़माना अलग था। आजकल तो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, कैनवा के ऊपर बन जाता है, पावर पॉइंट में बनता है, कोलाज मेकर बनता है, 10 मिनट में विजन बोर्ड बन जाता है।
तो जो आपके सपने हैं उसके पिक्चर लगा दो, टाइम लिमिट लिख दो कि 5 साल में मेरी मर्सिडीज, डेडलाइन के साथ, जैसे आज 2025 है, 2030 में मैं मर्सिडीज आ जाएगी मेरी, इतने देशों में मैंने प्रोग्राम किया होगा, ये सब बना दो। और ये विजन बोर्ड बनने के बाद उसको ऐसी जगह पे चिपका दो जो आपके हमेशा नज़र के सामने रहे, नज़र के सामने, जिगर के पास। नज़र यानी कॉन्शियस माइंड, जिगर यानी सब कॉन्शियस माइंड, तो अपने आप चला जाएगा। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से 40 साल पहले मेरा छोटा भाई, जो मेरे से 8 साल छोटा था, होशियार था, मैं MBBS हुआ था, उसने मैट्रिक पास किया था, तो उनको डॉक्टर बनना था। तो पहले मैंने उनको, तब मुझे IAS के बारे में पता चला, तो मैंने बोला हसमुख तू यार डॉक्टर बनना छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है, MBBS की कोई वैल्यू नहीं है, तो IAS की तैयारी कर। बोला IAS क्या है? तो मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसका किया। बोला बनूंगा कैसे, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसने देखा तो तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था। मैंने बोला एक काम कर, तब मुझे माइंड पावर का भी इतना पता नहीं था, हॉस्टल में अहमदाबाद में पढ़ता था, कॉमर्स कॉलेज में। बोला तेरे हॉस्टल के दरवाजे पे तेरे नाम के नीचे IAS लिखना शुरू कर। तो उसने दरवाजे के ऊपर हसमुख अढ़िया और नीचे IAS लिखा। मेरा फंडा क्या था कि बार बार देखेगा ना तो उसका हैमरिंग होगा और उसको मोटिवेट करता रहेगा। तो ये विजन बोर्ड का कंसेप्ट प्रिमिटिव में बोलता हूँ। क्या हुआ, 22 साल की उम्र में उसने फर्स्ट ट्रायल में IAS पास किया। 22 साल की उम्र में IAS बन गया। वो 30 साल में तो सूरत सिटी का कलेक्टर था, समझा ना। 38 ईयर उसने IAS की जॉब की। 18 साल नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 काम किया। गुजरात के CM थे तब नरेंद्र मोदी, और उनकी ऑफिस बाजू बाजू में थी, बीच में दरवाजा था, उनको बाहर से भी नहीं, अंदर से वो जाके बात करते थे। तो ऐसा उसने किया। ही बिकेम फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 3 बजट में उनका रोल था। GST इम्प्लीमेंटेशन उसने करवाया, नोटबंदी उनका काम था, जनधन योजना उनका काम था। 19 में वो रिटायर हुए। उसके बाद अभी भी मोदी साहब उनको छोड़ते नहीं है। वहाँ की गिफ्ट सिटी है, उसका अभी चेयरमैन है। ऐसा मोदी साहब बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन बने, उनको मोदी साहब ने पकड़ा दिया काम। और अभी जो चीफ एडवाइजर टू CM ऑफ गुजरात। तो हर फाइल इनके हाथ से जाती है, बड़ी फाइल पास होती है। ये बोलता है यस तो CM साइन करता है, नहीं तो नहीं करता। आज की घड़ी में ऐसा है। इज ए लिंक बिटवीन CM एंड PM। मगर उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? ओरिजिन ये बोर्ड लगाया था, वो नाम के नीचे आई है। मैं फ़ोटो है मेरे पास, मैं मेरे प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। वो पुराना 40 साल पुराना फ़ोटो, हॉस्टल के दरवाजे पे उसने जो लिखा था IAS वाला, वो फोटो आप हमें भी भेजिएगा। हाँ भेज दूंगा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, तो प्रिमिटिव स्टेट था जो 40 साल पहले मुझे थोड़ा बहुत मालूम था। ये 40 साल में तो मैंने कितनी माइंड पावर की किताबें पढ़ी, कितने बड़े बड़े ट्रेनर को अटेंड किया। मैं टोनी रॉबिन्स को 2 बार अटेंड करके आया। तो ये सब कुछ, तो अभी तो मेरा नॉलेज कितना बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे मैंने रिजल्ट देखे कि सोच भी नहीं। मैं जब 10,000 रुपये में नौकरी करता था सरकारी मेडिकल कॉलेज में, तब मेरे बेटे ने 12th पास किया और मेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़े और उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट था। सोच लो, आज से 25 साल पहले मैं BA करने के लिए मेरे बेटे को 12th के बाद अमेरिका के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाया, जिसका खर्चा 50 लाख का था। 4 साल का 50 लाख का खर्चे का कमिटमेंट मैंने 10,000 की नौकरी करते करते किया। तब मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता था। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कमांड दिया और वही हुआ। वो अमेरिका जाके पढ़ा 12th के बाद। अभी तो न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। 25 साल हो गए उनको। तो मैंने तो इतना मेरी लाइफ में देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटा था तो मर्सिडीज़ के सपने आया करते थे और मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज़ बनी। मैंने सऊदी अरेबिया में ख़रीदा था 1985 में। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि आप सोच भी नहीं सकते। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर विजन ऑफ बोर्ड। विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ इंटेंशन बहुत है। इसको कमांडिंग लैंग्वेज होती है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामर। अभी हमें जो रिजल्ट मिलता है ना, जो यहाँ प्रोग्रामिंग पढ़ा है उससे मिलता है। अगर रिजल्ट सही नहीं है तो यहाँ गड़बड़ प्रोग्रामिंग में है, तो उसको चेंज करो। चेंज करता कौन है? कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी है कि हाउ टू बिकम ए गुड प्रोग्रामर फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने लाइफ का प्रोग्रामर कैसे बने। तो फिर सिस्टमेटिक एक गोल सेट करो, विजन बोर्ड बनाओ। मैं तो लाइफ का प्लानर बनवाता हूँ और फिर उसको सिस्टमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करो और फिर अपॉर्चुनिटी की वेट करो। प्रोसेस क्या रहता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्हांस करने का? क्या प्रोसेस रहता है? एक तो आपने विजुअलाइजेशन बताया, विजन बोर्ड बताया, वही बोल रहा हूँ। तो उसका रीप्रोग्रामिंग करना है। तो जैसे अपने ये कंप्यूटर में होती है ना भाषा, अलग अलग डोस होती थी, ये विंडो की, ये आ गई, अभी इसकी iOS है। तो इसमें भी भाषाएं होती है। तो 5 भाषा होती है कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करने की। उसमें पहली भाषा है इंटेंशन। एक पावर ऑफ इंटेंशन करके वाई एंड आयर की किताब है, संकल्प शक्ति।
एक ज़बरदस्त संकल्प कर लो कि मुझे ये करना ही है। मैंने भारत चंद्र के वर्कशॉप में संकल्प कर लिया था, स्टेज पे जाके बोल दिया था कि मैं एक दिन भारत चंद्र बन के दिखाऊंगा, 1 साल में बन के दिखाऊंगा। दुनिया को बोल दो। दुनिया को बोल दिया बिल्कुल। हम्म। और दूसरी बात है, मैं बहुत बोलता था और बियॉन्ड इमेजिनेशन बातें करता था, तो मुझे लोग फेंकू कहते थे। फेंकू पता है ना? हाँ। गुजराती में फाकोड़े कहते हैं, मैं उसको फेकोलॉजी कहता हूँ। तो मैं बड़ा फेकोलॉजिस्ट था। जब छोटा था हम पत्रे के घर में रहते थे, पढ़ने में भी कुछ खास नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास नहीं था। तब एक दिन पायलट बनूंगा, दुनिया घूमूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना नाम कमाऊंगा। तो लोग मुझे पागल कहते थे, मुंगेरी लाल के सपने जैसे। शेख चली की एक कहानी आया करती थी तो मुझे शेख चली कहा करते थे। मगर बिलीव मी, जब से सबकॉन्शियस माइंड का पता चला ना, मैंने जितना फेकोलॉजी किया था ना, जितनी भी फेंकी थी ना, उससे ज़्यादा मैंने करके दिखाया। जितनी फेंकी थी, तो मैं तो लोगों को फेकोलॉजिस्ट बनाता हूँ। फेंको, क्योंकि आप कब फेंकते हैं जब आपको पक्का मालूम है कि आप करने वाले हैं। अंदर से आपको विश्वास है अपने ऊपर। हाँ, विश्वास है। पावर ऑफ इंटेंशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की। तो पहली तो ये हो गई। हाँ, दूसरी होती है आइडेंटिफिकेशन। यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ ए अदर पर्सन हु इज ऑलरेडी सक्सेसफुल, जिसको हम रोल मॉडल कहते हैं, है ना? तो एक रोल मॉडल ढूंढ लो कि मुझे इनका जैसा बनना है, इनका जैसा काम करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड ये पूरी एनर्जी है, उसके अंदर जो प्रोग्राम पड़ा है वो भी एक एनर्जी का रूप है। तो एक यूनिवर्स का सर्वर रहता है, वो वहाँ से उनकी क्वालिटी उठा के कॉपी करके आपके अंदर पेस्ट कर देगा। तो उनकी क्वालिटी धीरे धीरे आने लगेगी। आपको रोल मॉडल डिसाइड करना है कि मुझे इनके जैसा बनना है। इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तीसरी भाषा होती है विजुलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने पूरी किताब लिखी है जो सेफ शॉप ने खरीदी है। विजुलाइजेशन यानी कल्पना की भाषा। तो यहाँ पे कपाल के ऊपर हमको एक मेंटल स्क्रीन दिया है भगवान ने। आप आंख बंद करके आई बॉल को ऊपर करोगे ना, एक मेंटल स्क्रीन दिखेगा। वहाँ पे आपको अपने सपने देखने यानी पिक्चर देखने हैं, आपके गोल के पिक्चर। कि आपको मर्सिडीज़ का मालिक बनना है तो आप आंख बंद करके देखो कि आपने मर्सिडीज़ खरीद ली है और आप डेली काम पे अपनी मनपसंद मर्सिडीज़ में जा रहे हैं। इसको कहते हैं विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन के कुछ कानून है, मगर सही विजुलाइजेशन करने से रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गई तीसरी लैंग्वेज। चौथी लैंग्वेज होती है एफर्मेशन। नेटवर्क वाले बोलते हैं ना, गो डायमंड चिल्लाते हैं ना, मीटिंग में आपने देखा होगा। ये जो डायरेक्ट सेलर है वो क्या करते हैं, एफर्मेशन डालते हैं। एफर्मेशन चौथी लैंग्वेज है। पांचवी है फीलिंग। ये फील करो कि आप ऑलरेडी मर्सिडीज़ के मालिक हो, आप ऑलरेडी धनवान हो। ये फीलिंग सबसे पावरफुल लैंग्वेज है, पावर ऑफ फीलिंग। तो ये 5 में से कोई भी एक भाषा का आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब 5 करेंगे तो जबरदस्त मिलेगा। 5 में से कोई एक भी कर लिया तब भी रिजल्ट मिलेगा। मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत छोटा था, राजकोट में रहता था, पत्रे के घर में रहता था, साइकिल भी नहीं थी। पहली बार मैं बम्बई गया, 15-16 साल का था। मैं कांदीवली में मेरी मौसी के घर पे रुका था। मेरे फादर ने 1 महीने का एक्सपेंस मुझे 10 रुपया दिया था। 60 साल पहले की बात। 60 साल पहले की बात। 10 यानी आज के 10,000 हो गए। हाँ, कम से कम 60 साल पहले। तो मेरा एक ही सपना था कि मुझे ताज होटल में जाना है। मैंने पैसा बचा के रखा और कहीं नहीं खर्च करना है। तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था। लोगों को पूछ के, क्योंकि मैंने देखा था लोगों से बातें सुने कि ताज होटल दुनिया की बेस्ट होटल है, फिल्म स्टार वहाँ आते हैं, ये टाटा बिरला आते हैं, बहुत है। तो मैं सोचा रही उनको कैसी फीलिंग आती होगी ताज में देखना है। तो मैं 2-3 दिन रहा, सब जानकारी ले ली कैसे पहुँचना है। कांदीवली से ट्रेन पकड़ो, चर्चगेट जाओ, वहाँ से चल के चले जाओ, ये सब मैंने जान लिया लोगों से। और मैं जेब में 10 रुपया डाल के, अच्छा मेरे तब कपड़े का ढंग ठिकाना नहीं था। मैं चप्पल पहनता था, पायजामा पहनता था, बाहर पायजामा पहन के घूमता था गाँवठी लोगों का जैसा। पहली बार मैंने पेंट सिलाया था ताज में जाने के लिए, मुंबई आने के लिए। चप्पल स्लीपर पहनता था, मैं जूते खरीदे थे कि मैं तो ताज में कोई रोके नहीं। किसी ने बोला था कि ऐसे नहीं जा सकते ऐसा। तो मैं सब तैयारी करके गया था। 2-3 दिन के बाद मैं पहुंच गया था 3rd क्लास में ट्रेन में, वहाँ से कांदीवली से। पहले तो डर लगा कि मुझे कोई पूछेगा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो पठान सरदार जी जैसा एक बड़ा दरबान खड़ा था, सबको देख रहा था, डर गया। मगर मैं हिम्मत जमा करके पहुंच गया अंदर रिसेप्शन के पास। ये तो उसे देखने लगा कि कहाँ है रेस्टोरेंट। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं थी, अंदर से हार्ट बीट बढ़ गए थे। एक सामने रेस्टोरेंट दिखा, मैं घुस गया उसके अंदर। अब क्या मंगवाना पता नहीं। तो मैं राजकोट में ऐसा था कि वो आता था और मुँह से ऑर्डर लेके चला जाता था। यहाँ तो उसने आके मेरे सामने मेनू थमा दिया। मैंने लाइफ में कभी मेनू भी नहीं देखा था। सर ये क्या दिया? तो मैंने फिर खोला तो देखा कि उसमें तो रेट लिखा है। तो मैं राइट साइड का देखने लगा सबसे कम क्या सस्ता कौन सा है। तो चाय थी सस्ते में 5 रुपये की। वो ज़माने में 60 साल पहले 5 रुपये की चाय थी। अला एक चाय लाओ।
तो उसने मुझे एक डिफ़िकल्ट सवाल पूछा, रेडी टी और सर्विस टी। अब मैंने ज़िंदगी में सर्विस टी नाम भी नहीं सुना था। मतलब कोई अच्छी टी का नाम होगा, मतलब सर्विस टी लेके आओ। तो वो ट्रे के अंदर वो चाय अलग, दूध अलग, शक्कर अलग, ऐसा लेके आया। मतलब मर गया, अब इसको पियेंगे कैसे। थोड़ी देर तक मैं देखता गया, आजू बाजू में कोई पी रहा है, तो एक कपल बैठा था, वो पी रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया और बनाया। मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि लाइफ में पहली बार थी। जो रेडी चाय पीने की आदत होती है वो ठेले वाली, उनको पसंद नहीं। मेरी तो आदत वो ठेले वाली थी, उबालने वाली। पी लिया, मगर फील किया मैंने, वाह ताज क्या चीज़ है यार। ऐसा फील आया, रिचनेस का फीलिंग आया कि ताज में चाय पिया मैं। 10 रुपये जो महीने का मेरा बजट था, 5 रुपया तो वहीं खर्च किया, कुछ 1-2 आने की टिकट का, ट्रेन का खर्चा किया और मैं वापस आ गया। ऐसा वाह क्या मज़ा आ गया। तब मुझे माइंड पावर नहीं मालूम था, मुझे वो रिचनेस फील करनी थी, वो ताज का शौक था, वाइब्रेशन फील करना था। ये थी 1967 की बात या 66 की बात। 2022 आई थिंक 22 में 2 अक्टूबर को सूरत का एक उद्योगपति है सौजी भाई धोड़किया, उसने बोला कि मुझे आपका ताज में प्रोग्राम करना है, सब डायमंड वालों के साथ करना है, सब डायमंड के मालिक के साथ डिनर के साथ, डेट दे दो। मैंने 2 अक्टूबर 2022 मुझे याद है, मैं पहुंच गया और वहाँ मैंने प्रेरणा का जरना ये माइंड पावर सिखाया लोगों को। 500 डायमंड के मालिक बैठे थे और मैं वहाँ से बोल रहा था ताज के क्रिस्टल रूम में। तब मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि मैं यहाँ आज से 50 साल पहले ये ताज को फील करने को आया था। तब पता नहीं था कि मैं यहाँ इतने बड़े लोगों के सामने ये प्रोग्राम देता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। अभी मैं फिर एक बार गया था वो जगह देखने के लिए, वही रेस्टोरेंट पुराने टाइप का है, थोड़ा सा रिनोवेशन है। जाके बैठा वही कोने में जहाँ मैंने पहला विजुअलाइज किया था। मेनू देखा, वो चाय 750 रुपये की मिल रही थी, 5 रुपये वाली चाय 750 भाव है उसका। एनीवे, तो जब मैं माइंड पावर पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये फीलिंग इज ऑल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी आप फील करोगे ना, हेल्दी फील करोगे, खुशियाँ फील करोगे, तो ऑटोमेटिकली खुशी आएगी। इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 5 लैंग्वेज होती है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने की। देखिए, मैंने तो वो टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं था। ये तो ऐसे ही मुझे फीलिंग आई कि मुझे ताज की फीलिंग लेनी है और ये हो गया। तो एक एक लैंग्वेज का भी मुझे रिजल्ट मिला। मैं छोटा था ना, तो हाथ में थाली लेके ऐसे गोल घुमा के करता था। मेरी मदर पूछती थी क्या कर रहा है, मैं बोला गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैं ऐसा विजुलाइज कर रहा था कि मैं गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और घुमा रहा हूँ, जब मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। और ये हुआ। तो कहने का मतलब है कि जाने अनजाने में हमने ये टेक्निक यूज़ की हुई रहती है, मगर जानने के बाद पता चलता है ये तो साइंटिफिक चीज़ है सब चीज़। तब मुझे पता चला कि ये विजुलाइजेशन था। तो ये विजुलाइजेशन भी हम बचपन से करते आए। हम छोटे बच्चे थे, घर घर खेलते थे, आप भी खेले होंगे। तो अमरेली में एक डॉक्टर है, वो बोलता था मैं हमेशा उसमें डॉक्टर का ही रोल करता था और बाद में वो डॉक्टर ही बने। तो बार बार उनको डॉक्टर की फीलिंग अंदर आ गई। कोई चोर का रोल ना करे, नहीं तो चोरी का रोल नहीं। करेक्ट। उसके ऊपर मैं हमेशा जोक कहता हूँ, ये माइंड प्रोग्रामिंग का ही जोक है। मैं मेरे प्रोग्राम में कहता हूँ कि 2 आदमी लेबर रूम के बाहर बैठे थे, डिलीवरी रूम के बाहर हॉस्पिटल में। उसने दोनों की पत्नियां अंदर डिलीवरी रूम में थी। तो एक हस्बैंड की वाइफ ने डिलीवर किया और डॉक्टर ने आके उनको गुड न्यूज़ दिया, कॉन्ग्रेचुलेसन कि वाइफ ने 2 बच्चे, 2 लड़के को जन्म दिया है। ये तो खुश हो गया, वाह वाह। और उसने इंसिडेंट देखा कि मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी हमेशा राम और श्याम पिक्चर देखा करती थी, तो देखो हमें जुड़ा बच्चा हुआ, लड़का हुआ ऐसा। तो दूसरा उठ के भागने लगा। बोले तू क्यों भाग रहा है? बोले मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं अली बाबा 40 चोर देखती थी बार बार। मुझे यहाँ रुकना ही नहीं, मैं जाता हूँ घर पे। दिस इज माइंड प्रोग्रामिंग। तो ये होता है कि कोई चोर के बारे में सोचेगा तो वो चोर बनेगा, सीधी बात है। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं है। इट इज़ लाइक ए फलद्रुप जमीन, फर्टाइल लैंड है। जो माली उसमें डालेगा, मैंगो का बीज डालेगा तो मैंगो, बबूल का बीज डालेगा तो बबूल निकलेगा। उनका काम क्या है कि जो बीज दिया उसको फल देने का, उसको पेड़ देने का। सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली वैसा है। उनके पास डिसीजन पावर नहीं है, उसके पास लॉजिक नहीं है। वो ये नहीं सोचेगा ये चोर बन जाएगा तो साला जेल में जाएगा, उनको चोर बना देगा। और वहाँ उनका मोरल भी नहीं आता है कि चोरी करना तो गलत है, नहीं मुझे उसको चोर नहीं बनाना है, ऐसा नहीं करेगा वो तो जो आपका चिट्ठी का चाकर है, कहते हैं ना, नौकर है, जो बोलो वो कर देगा। तो हमें विवेकपूर्ण रीत से अपने गोल डिसाइड करने हैं। और गोल डिसाइड करने के साथ एक दूसरी चीज़ होती है, व्हाट यू वांट इज़ अ गोल एंड व्हाई यू वांट इज़ अ मिशन। व्हाई आपको 100 करोड़ चाहिए, ये गोल है, मगर 100 करोड़ क्यों चाहिए, इसका क्या करोगे, ये आपका मिशन है। अगर गोल के साथ वर्दी मिशन नहीं रहा ना तो हमेशा दुख में लेके जाता है आपको।
एवरी गोल शुड बी बैक बाय वर्दी मिशन, कि मेरा मिशन ये, मैं क्यों 100 करोड़ कमाना चाहता हूँ, ये मुझे मेरे पास जवाब होना चाहिए। मेरे प्रोग्राम में आते हैं, मैं गोल सेटिंग करवाता हूँ ना, लिखते 5,000 करोड़। अच्छा तुझे 5,000 करोड़ चाहिए, अच्छा बैठ मेरे सामने, तेरी उम्र है 40 साल की, तो कितना जीने वाला है? 100 साल, 60 साल। तो ये 5,000 करोड़ तू खर्च करना शुरू करेगा तो रोज़ का कितना हुआ, सोच ले। अच्छा तू कहाँ खर्च करेगा ये 5,000 करोड़, बताओ तुम एक जगह बताओ कि तुम एक 5,000 करोड़ खर्च करेगा, तो तुझे क्यों चाहिए ये बताओ। ऐसा और क्या क्या करना है ये पता नहीं, बस 5,000 करोड़ चाहिए। तो एवरी गोल शुड बी बैक बाय वर्दी मिशन, कि मुझे क्यों, मेरा गोल पैसा कमाना नहीं था, मुझे करोड़ों लोगों तक माइंड पावर सिखाना है, ये मेरा गोल था। मनी वॉज माई बाई प्रोडक्ट, अभी भी बाई प्रोडक्ट ही है। मैं जहाँ मिले चांस मिले माइंड पावर सिखाता रहता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ, पैसा लेकर सिखाता हूँ, कहीं भी। बस गोल ये है कि मुझे करोड़ों लोगों तक मेरा नॉलेज पहुँचाना है, तो बहुत कम लोगों के पास है। सर क्या माइंड पावर के जरिए हम अपने बिजनेस में ग्रोथ भी पा सकते हैं? ज़बरदस्त। मेरे सऊजी भाई दौड़ा किया, जिन्होंने मेरा ये किया था प्रोग्राम, उनका इंटरव्यू है यूट्यूब के ऊपर, देखिए वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं। उन्होंने लाखों का सपना देख के आए थे वो सूरत में गांव से, और मेरा पहला प्रोग्राम किया, मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बात किया कि यू शुड हैव बिग थिंकिंग, तो उसने अपना सपना बदल दिया, करोड़ों का कर दिया, लाखों में से विजुलाइजेशन उसने सीखा, और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हिंदुस्तान में एक ही बार ऐसा रिकॉर्ड हुआ है, कोई बिजनेसमैन की ऑफिस का इनॉग्रेशन करने को प्राइम मिनिस्टर आया हो, वो सऊजी भाई दौड़ा क्या की ऑफिस थी। हमारे नरेंद्र मोदी साहब उनकी पर्सनल ऑफिस का इनॉग्रेशन के लिए गए थे, सऊजी भाई। ये पावर ऑफ विजुलाइजेशन का एग्जांपल है। 5 किताब पढ़े हुए हैं, खुद का प्लेन नहीं, खुद की एयरलाइंस है, वेंचुरा एयरलाइंस के वो मालिक है, खुद की एयरलाइंस है। तो वो खुद बोलते हैं कि मैं तो लाखों का सपना लेके आया था, मुझे करोड़ का तो पता ही नहीं था, करोड़ की गिनती नहीं आती थी। ये अड़िया साहब को सुन के, विजुलाइज करके, बिग थिंकिंग करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी पद्मश्री भी दिया है मोदी साहब ने उनको। अभी उनके बेटे की शादी थी तो मोदी साहब भी आए थे, सभी आए थे, अदानी अंबानी सब लोग आए थे। तो कहने का मतलब है दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और एक अनपढ़ आदमी, अनपढ़ यानी 5 किताब पढ़ा हुआ, कोई MBA नहीं है, वो अगर इतना बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं तो क्या क्या हो सकता है। उसने, उनकी कंपनी का नाम हरे कृष्णा डायमंड है। तो बोले हरे कृष्णा मंदिर जितने कंट्री में है ना, उतने कंट्री में मुझे ब्रांच खोलनी है। 150 कंट्री में हरे कृष्णा के मंदिर, तो उसका गोल 150 कंट्री में उसको हरे कृष्णा की डायमंड की ज्वेलरी की ये करनी है, और खोल दिया उसने 150 में। तो दिस इज द पावर ऑफ इसको ये ऊंचाई तक लेके गए। उनके चाचा गोविंद भाई दौड़ा किया, रामकृष्ण एक्सपोर्ट, उन्होंने भी उससे ज़्यादा प्रगति की। दोनों के अभी रिचेस्ट पर्सन में नाम आता है ऐसा। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस में तो बहुत काम आता है, मगर सिर्फ बिजनेस में नहीं, क्योंकि बड़ा बिजनेस करके आप नुकसान भी कर सकते हो। ऐसा भी मुझे याद है कि स्नेह देसाई का एक स्टूडेंट था, उसका नाम मैं भूल गया, तो उसने बड़े बड़े सपने का विजन बोर्ड बना लिया, और उसने ऐसी एक कंपनी की स्थापना की जिसमें चीटिंग था कि 100 रुपया दे दो, मैं 4% के हिसाब से महीने का तुम्हें ब्याज दूंगा, ऐसा करके, और लाखों रुपया लोगों का लेकर भाग गया, और बाद में जेल में गया वो। तो बिजनेस तो बढ़ा दिया, मगर वो जेल में भी गया। सर वो बिजनेस बढ़ाना मतलब कि एथिकल नहीं था ना। हाँ, अगर कोई तो अनएथिकल काम करेंगे तो मुझे बिजनेस बढ़ाना है, तो मिशन क्या है, उसके पीछे क्या है कि देश की GDP बढ़ानी है, मुझे 1,000 लोगों को नौकरी देनी है, ऐसा गोल होना चाहिए। सिर्फ 5,000 करोड़ कमाना है नहीं। तो मिशन अगर वर्दी रहा ना तो दुख में नहीं जाते हैं, नहीं तो दुख में भी जाते हैं। सर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में MSME और SME ज़्यादा हैं। जो बड़े बिजनेसमैन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मुश्किल से होंगे तो 1% या इससे भी कम होंगे। जो छोटे व्यापारी हैं वो ऐसा क्या करें कि वो अपने बिजनेस में सफलता पा सकें, ग्रोथ पा सकें? देखिए 2 चीज़ें, मैं एक बिजनेस अर्जुन करके प्रोग्राम चलाता हूँ। मेरा कंसेप्ट क्या है कि आदमी का विकास होता है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का विकास होगा। आदमी का विकास यानी सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं। जो बिजनेसमैन है वो हेल्दी है, पॉजिटिव थिंकर है, और एनर्जेटिक है, बड़े बड़े सपने देखने वाला है, लर्निंग एटीट्यूड वाला है, जो भी सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, जैसे सऊजी भाई थोड़ा क्या है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ने वाला है। तो व्यक्ति विकास से व्यवसाय का विकास, पर्सनल डेवलपमेंट टू बिजनेस डेवलपमेंट, ये मेरा कंसेप्ट है। आप नेगेटिव थिंकर है, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और बड़ा बिजनेस करना है तो बड़े बिजनेस पे पहुंच ही नहीं सकते। आपका एंगर वाला नेचर है, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कहीं ना कहीं आप गलती कर लोगे। आप उतावले स्वभाव के, फास्ट डिसीजन लेते हैं, कभी गलती में नैनो जैसा डिसीजन लिया, नुकसान कर बैठेंगे। टाटा नैनो ने नुकसान करवाया ना। तो
आदमी जब बिजनेस करता है तो बिजनेस में बेसिकली दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं लीडर और दूसरे होते हैं मैनेजर। लीडर डिसाइड करता है मुझे क्या करना है और मैनेजर सोचता है मुझे कैसे करना है। अब ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं, दोनों डिफरेंस पता नहीं है, दोनों काम करते हैं, लीडर का और मैनेजर का दोनों काम करते हैं। मुकेश अंबानी एक बार डिसाइड करेगा कि धीरूभाई अंबानी डिसाइड करेंगे जामनगर में रिफाइनरी बनानी है, फिर परिमल नथवानी को ढूंढ लेंगे, वो उनकी कैपेबिलिटी देख के उनको बोल देंगे अब ये तुम बोलो कितना पैसा चाहिए, रिफाइनरी खड़ी कर दो, और परिमल नथवानी खड़ी कर देंगे। तो परिमल नथवानी इज़ ए मैनेजर एंड धीरूभाई अंबानी इज़ ए लीडर। तो बिजनेसमैन को सिर्फ लीडर का रोल करना है, मैनेजर का नहीं करना है। मैनेजर तो आपको इतनी MBA कॉलेज आपके लिए तो बनाई है, वहाँ से अच्छे आदमी को पकड़ो, उसको जो चाहिए पैकेज दो और काम करवाओ। सर यहाँ तो क्या होता है, जो छोटी कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियों के लिए मैं काम करता हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ कनेक्टेड हैं, वहाँ की टीम का इशू क्या है, छोटी छोटी चीज़ के लिए सीधा ओनर को ही फ़ोन आता है, सर ये वाला काम कर दूँ, ये वाला काम ओके है, ये वाला काम एक बार चेक कर लीजिए। मतलब सारा कुछ चेक भी अगर ओनर को करना है, सारा कुछ ओके भी अगर ओनर को करना है, तो फिर टीम रखी क्यों है? तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या आप? वही तो बोल रहा हूँ कि आप पहले समझो कि लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क होता है। बिजनेसमैन शुड बी ए लीडर, नॉट द मैनेजर। और एक बात मैंने कहीं सीखी थी, डू द थिंग यू डू द बेस्ट एंड डेलीगेट द रेस्ट। जो काम आप अच्छा कर सकते हो वही आप करिए, बाकी का काम दूसरे को दे दीजिए। मेरा जैसे है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरा कन्विंसिंग पावर अच्छा है, मैं बाकी सब काम दूसरे से करवाता हूँ। जैसे सर जी बोल रहे थे कुमार भाई एंड रूपल बहन, वो मेरा काम करते थे, मैं ऑर्गेनाइज, मेरा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं किया, मैं करता ही नहीं हूँ। मैं सीधा उनसे रेट डिसाइड करता हूँ, मेरे लिए सब कुछ तैयार होता है, मैं स्टेज में जाके माइक हाथ में लेके बोलता हूँ, माइक छोड़ के निकल जाता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। तो ये होता है। तो लीडर का रोल यही होता है, जो एक अच्छा डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना, क्योंकि एक रॉन्ग डिसीजन आपको नैनो जैसा नुकसान करवा सकता है, समझा ना। एक सही डिसीजन आपको, उसने जगुआर का डिसीजन लिया तो उसने ऊपर पहुंच गए, रेंज रोवर उसका। एक गलत डिसीजन, और एक टाटा का ही एग्जांपल है, इतने बड़े एक्सपीरियंस आदमी ने भी एक गलत डिसीजन लेकर नुकसान किया ना। मफतलाल ने भी किया था, उसने कभी राइट डिसीजन बाद में लिया ही नहीं, मफतलाल पूरा गया, खत्म हो गया, बिल्कुल, है ना। तो बिजनेस ऊपर और नीचे राइट डिसीजन से जाता है, ये मैनेजमेंट के काम से नहीं। वो तो मिल जाएंगे, आप ढूंढो, और अच्छा से अच्छा MBA वाला ढूंढो जो मैनेजर का रोल करेगा। और अच्छा डिसीजन कैसे लेते हैं, जब आपका माइंड क्लियर है, कंफ्यूज है तब आप गलत डिसीजन ले लोगे। तो मेरी एक और भी किताब है, कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, कि कंफ्यूज माइंड कैसे होता है, कंफ्यूज माइंड कैसे नुकसान करता है, एंड हाउ टू गो टू क्लैरिटी, कंफ्यूज माइंड से क्लैरिटी। तो बिजनेसमैन का माइंड तो टोटली क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। तो क्रिस्टल क्लियर होने के लिए एक ही चीज़ है, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। जितना माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे ना, इतना आपका मन शांत रहेगा, और शांत मन राइट डिसीजन लेगा, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगा। अगर आप बिजनेसमैन के लिए कोई डेली 10 मिनट की कोई ऐसी प्रैक्टिस बताएं, वो ऐसा क्या करें जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग उनकी स्ट्रांग हो जाए? यस, इसी के लिए पहली बात तो ये है कि मल्टीटास्किंग मत करिए। मैं कहा ना, जो काम आप अच्छा करते हैं वही करिए, बाकी सबको सौंप दीजिए। मैं तो ऐसे बिजनेसमैन देखे जो चेक में साइन करने का भी पावर लोगों को दे दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी नहीं करता, उतना भी टाइम वेस्ट नहीं करता। तो बेस्ट ये करना है कि आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे। एक होता है विजनरी पर्सन। विजनरी पर्सन यानी जिनको आज से 20 साल के बाद बिजनेस कैसा होने का वो दिख जाएगा। इसने बिल गेट्स ने किताब लिखी है रोड अहेड करके, आज से 40 साल पहले। रोड अहेड करके। तो आज से 40 साल पहले किसी को कंप्यूटर का पोटेंशियल पता नहीं था, तब बिल गेट्स को पता था कि कंप्यूटर का पोटेंशियल क्या है। तो उसने सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट चालू किया। तो इसको कहते हैं विजनरी पर्सन। तो आज क्या चल रहा है मार्केट में ये नहीं, क्योंकि आज चल रहा है उसमें तो 50 कंपटीटर भी मार्केट में है। आप ऐसा कोई बिजनेस सोचो जो आज से 20 साल के बाद जिनका ज़माना आएगा। जैसे आपने देख लिया पॉडकास्ट का ज़माना अभी बढ़ता ही जाएगा, तो यू आर ए विजनरी पर्सन। तो उस काम करो जो फ्यूचर का काम है, और उसके लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव थिंकर होना है और शांत मन चाहिए। शांत मन के लिए आपको एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन नाम की चीज़ होती है, और एक मेडिटेशन प्योर मेडिटेशन होता है। जितना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका डिसीजन पावर इंप्रूव होगा, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ लेंगे। मैं मेरे प्रोग्राम में लोगों को पूछता हूँ कि चलिए आप 12 घंटा काम करके महीने का 10 लाख कमाते हैं, 1 घंटा मेडिटेशन करो और 11 घंटा मेहनत करो, तो बिजनेस का क्या होगा? बोले बढ़ जाएगा। चलो 10 घंटा काम करो, 2 घंटा मेडिटेशन करो, बिजनेस का क्या होगा? बोले बढ़ जाएगा।
लोगों को पता है बढ़ जाएगा, मगर कैसे बढ़ेगा और ये पता नहीं है। बोला फिर मेडिटेशन करते क्यों नहीं है, 12 घंटा क्यों बिजनेस के पीछे भागते रहते हो। मैं आज से कुछ 20 साल पहले बिरला सेल्यूलॉजी करके कंपनी है भरूच के पास, उनका कॉर्पोरेट प्रोग्राम के लिए गया था। उनका जो प्रोजेक्ट इंचार्ज मेरा दोस्त था सुधीर कुलकर्णी, तो प्रोग्राम के बाद हम डिनर पे बैठे थे तो हम बातें कर रहे थे, तो मैं इंक्वायरी कर रहा था, बोला ये कंपनी क्या बनाती है, बोले सेल्यूलोज बनाती है। अच्छा कितना प्रोडक्शन है, कितना सेल है, तो उसने बोला 750 करोड़ का ईयरली सेल है। नेट प्रॉफिट कितना होता होगा, बोले 150 करोड़ का। फिर मैं पूछा ये किसकी कंपनी है, बोला आदित्य बिरला की। बोला आदित्य बिरला तो बम्बई में रहते हैं, हफ्ते में कितनी बार इधर आते हैं ये कंपनी को देखने को। बोले साहब 1972 में इनोग्रेशन किया ना, तब आए थे, उसके बाद आए ही नहीं। अब देखिए 150 करोड़ जो हर साल प्रॉफिट उसकी कंपनी को जाता है, वो बंदा आता ही नहीं वहाँ पे, सब ऑटो पायलट पे रखता है, तभी इतनी कंपनियाँ चला सकते हैं। बिल्कुल। तो अब अंबानी जी के इतने ऑफिस हैं, डोमिनोज के इतने सेंटर हैं, मैकडोनल्ड इतने सारे हैं, उनके मालिक को पता ही नहीं होगा कहाँ कहाँ पर है। पता ही नहीं है, इसको कहते हैं बिजनेसमैन। ये मैनेजर का काम करे, वो बिजनेसमैन नहीं होता, उनका ग्रोथ होता ही नहीं है। कुछ लेवल के बाद उनका ग्रोथ अटक जाता है। भटकाव बहुत ज़्यादा है। हम अगर हम छोटे बिजनेसमैन की बात करें तो अगर वो 10 मिनट मेडिटेशन करने बैठेंगे भी तो उस समय दिमाग में आएगा किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, आज किसी एम्प्लॉय ने कोई काम किया होगा कि नहीं किया होगा। ये भटकाव से कैसे मुक्ति मिले माइंडसेट के जरिए? वही मेडिटेशन, उसका एक है मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन का डोज बढ़ाते जाओ। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे ना, भटकावपना कम हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये जो काम करते हैं ना मैनेजर, वो स्ट्रेसफुल काम होता है, तो उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सब कुछ होगा। लीडर को कभी नहीं होगा। मेडिटेशन का डोज बढ़ाते जाओ और देखो कि आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। मेरा एक दोस्त है निशित शाह करके, जिनके घर हम अभी शिमला में गए थे। अहमदाबाद का बिल्डर है, करोड़ों का उनका बिजनेस है। वो सऊदी भाई धोड़किया के ताज के प्रोग्राम में मुझे पहली बार मिले थे, मेरे से इंप्रेस हुए। डायमंड का बिजनेस था, 35 कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे। 10 साल से नींद की गोलियां खा रहे थे। मेरा प्रोग्राम देख के उनकी बत्ती जल गई, मुझे अहमदाबाद मिलने को आए। बोला अडिया साहब मुझे आपसे दोस्ती करनी। बोला तुम तो बम्बई में रहते हो, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, कैसे होगी? बोले मैं शिफ्ट करने को तैयार हूँ। मेरे से दोस्ती करने के लिए उसने डायमंड का धंधा छोड़ के अहमदाबाद आए, ज़मीन के धंधे में बन गए और बिल्डर बन गए। मैंने उसको मेडिटेशन का सिखाया, विपස්සना करने का सिखाया। इतना विपස්සना वो करने लगा कि आज वो 60 डेज के विपස්සना में बैठा है खुद के बंगलों में। उसने अपना खुद का विपස්සना सेंटर धर्मशाला में बनाया है, और उसका एक धर्मशाला में बंगलो है और 2 बंगलो यहाँ कुफरी में है, शिमला में, जहाँ मैं अभी गेस्ट बन के गया था। 5 स्टार बंगलो एकदम 2। तो 60 डेज अकेला कमरे में बैठना, सिर्फ मेडिटेशन करना, कितना इम्पॉसिबल बात है, मगर उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। इतना दिन वो मेडिटेशन में निकालने के बाद भी उनका बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ बिजनेसमैन को, मेडिटेशन बढ़ाओगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मेडिटेशन करने को इजी स्टेप बता सकते हैं? कई बार जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ मेडिटेशन करने की, बैठता हूँ 10 मिनट बाद ही मन कहीं और भाग जाता है। भागने दो, साक्षी भाव से देखने जाओ। जैसे आप बालकनी में बैठे, नीचे रोड पे ट्रैफिक पास हो रहा है, एक गाड़ी देखा चली गई, दूसरी देखा, उसमें आपका इमोशनल अटैचमेंट तो कुछ नहीं रहता है। साक्षी भाव से देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही है, बसेस जा रही है। वैसे विचारों को भी ऐसे ट्रैफिक को देखते रहिए, साक्षी भाव से देखते रहिए। धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि वो भी बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी के ऊपर फोकस होना शुरू हो जाएगा। यह है मेडिटेशन। और टाइम लगता है, पहले दूसरी बार में नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। और मैं तो बोलता हूँ हर बिजनेसमैन को विपස්සना करनी चाहिए। सऊदी भाई धोड़किया को भी मैंने विपස්සना के बारे में पहली बार बताया था, उन्होंने किया, उनको फ़ायदा हुआ। वो भी 1-1 महीना की विपස්සना करते हैं, बैठ जाते हैं, 1-1 महीना मौन रखते हैं। और उनके 6000 लोगों का स्टाफ है, अभी तो 10,000 हो गया शायद, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। 6,000 के स्टाफ को उसने ऑन सैलरी विपස්සना में भेजा कि तुम्हारी सैलरी चालू रहेगी, जाओ 10 दिन की विपස්සना करके आओ। और इसलिए उनका प्रोडक्शन और सब कुछ बढ़ गया। देखिए 10,000 एम्प्लॉय को उसने विपස්සना के लिए भेजा। सऊदी भाई इतना पावर जानते हैं इसका, ये होता है। तो मैं तो सभी को बोलता हूँ, और इतना ऐसा दिलदार आदमी पहली बार देखा कि मेडिटेशन के लिए लोगों को ऑन सैलरी भेजते हैं, ऑन ड्यूटी भेजते हैं ऐसा, और ये उनका रिजल्ट है। देखो हाँ, तो उनको पता चल गया ना, ये करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बॉडी काम करता है, मगर बॉडी को काम करने का ऑर्डर तो यहीं से आता है ना। ये जितना शांत, क्लियर, एनर्जेटिक रहेगा ना, उतना वो बॉडी अच्छा काम करेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, आदमी पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए मैं तो आपको बिजनेसमैन को भी बोलता हूँ कि अपने स्टाफ को विपස්සना के लिए भेज दीजिए, जिसका कोई खर्चा ही नहीं है, फ्री में होता है। 10 दिन का खाना पीना रहना सब कुछ फ्री,
10 दिन में वो नया आदमी बन के आएगा। कहाँ और होगा हर ये? साल भेजो, दुनिया के हर कोने में, हर कोने में। हर कोने में। अफ्रीका का कोई सिटी का नाम दो, कंपाला दो, नैरोबी दो, देखो आपको गूगल पे सेंटर मिलेगा उसका। दुनिया के हर कोने में होता है। तो आप जा सकते हैं, आप गूगल सर्च कर लीजिए और ना मिले तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। बिल्कुल, हाँ। अरे गूगल पे करिए, इगतपुरी में उसका मेन हेडक्वार्टर है। यहाँ बम्बई में भी है, जो एसलवर्ड के बाजू में, जिसके 30 एकड़ ज़मीन सुभाष गोयल, ये जो जीटीवी के मालिक है, उसने उनको गिफ्ट दी है। और वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है ये। तो सुभाष गोयल तो बहुत मानते हैं इसने भी पर्सनल। सर यहाँ अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं लोगों के पैसे बढ़ाने की, लोगों को बिजनेस की, लोगों के लिए करियर की। अगर हम एक करियर की बात करें तो ट्रेनिंग फील्ड एक बहुत बड़ा करियर है और जितेंद्र अड़िया जी आज उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। और ना कि आपने अपना करियर बनाया है ट्रेनिंग फील्ड में, बल्कि आपने हज़ारों लोगों का करियर बनाया भी है। मोर देन 1000 ट्रेन द लोग ट्रेनर, या बने। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के ज़रिए आपने लोगों को ट्रेनर बनाया, आज वो सफल हैं और एक बहुत अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं। सर ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मैं लोगों को ट्रेनिंग दूं, लोगों को ट्रेनर बनाऊं और फिर उनको एक करियर अपॉर्चुनिटी दूं? 2 रीज़न था। एक तो मुझे आइडिया था ही, मैंने भारत चंद्र को बोला ही था। अच्छा, डॉक्टर बिल्कुल। भारत चंद्र को, कि आप गांव-गांव क्यों घूमते हो अपनी फैमिली छोड़ के? हर सिटी में मेरे जैसे एक ट्रेनर को ट्रेनिंग दे दो, हम आपके नाम से आपकी ब्रांड में ही काम करेंगे, आपको प्रॉफिट शेयरिंग कर देंगे। तो उसका दिमाग में नहीं बैठा था। मगर जब मैं ट्रेनर बन के सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लगा यार ये आइडिया अभी मैं तो कर सकता हूँ, मुझे किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तब मुझे लोग वार्न कर रहे थे कि तुम अपने कंपटीटर क्यों खड़े कर रहे हो, क्योंकि मेरी मोनोपोली थी, कोई माइंड ट्रेनर था ही नहीं इंडिया में। मैं सोचा नहीं, मुझे तो ट्रेनर बनाना है। और दूसरा मेरा मिशन करोड़ों लोगों को माइंड पावर सिखाने का है, तो मैं अकेला कितना सिखा लेंगे? तो मेरे स्टूडेंट, मैं मेरा प्रेजेंटेशन भी दे देता हूँ कि मैं जो प्रेजेंटेशन स्टेज पे यूज़ करता हूँ वही लेके जाओ और वही बोलना शुरू करो जो मैं बोलता हूँ। ऐसा कोई ट्रेनर प्रोग्राम में नहीं देता, मैं दे देता हूँ उनको, लिख के देता हूँ कि यू कैन यूज़ माई प्रेजेंटेशन, नो कॉपीराइट, यूज़ करो, चलो मैं कॉपीराइट दे देता हूँ आपको। तो मेरा रीज़न ये था कि लाखों करोड़ों लोगों का भला हो माइंड पावर का इस्तेमाल करके, खास करके हिंदू। सर यहाँ पर अगर हम बात करें माइंड पावर ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग फील्ड में, आपको करियर तो मिलता ही है, आपको नाम भी मिलता है, साथ ही साथ इनकम अपॉर्चुनिटी भी है अच्छी खासी। बहुत सारी है। एक इसका कभी इंटरव्यू ले लीजिए, पीपी विजयन करके, वो LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर थे, सुना उसकी एक स्टोरी अच्छी है। LIC ने मेरा प्रोग्राम कोचिन में रखा, इंग्लिश में, मैं ज़्यादातर हिंदी में करता हूँ, तो मैंने इंग्लिश में किया। पीपी विजयन एकदम एक्साइट हो गया, बोले मुझे तो आपका ट्रेनर बनना है, तो ट्रेनिंग करो। बोला अहमदाबाद आ जाओ, मेरा ट्रेनर प्रोग्राम चलता है। बोले वो तो ये कौन सी भाषा में होता है? तो हिंदी में होता है। बोले मैं तो हिंदी जानता नहीं हूँ, इंग्लिश में क्यों नहीं करते? बोला इंग्लिश में करने वाले आप ही मिले मुझे, वहाँ तो गुजरात में कोई नहीं मिलता है। तो बोले क्या करें? मैं बोला आप यहाँ मलयाली लोगों को जमा करो, मैं आपको एक पैकेट डील देता हूँ, है, आप मुझे मेरा आने जाने का खर्चा दो, मैनेज आप करो। और वो ज़माने में आज से 20-25 साल पहले, मुझे 3 लाख रुपया दे दो, मैं यहाँ इंग्लिश में आपका ट्रेनर करता हूँ। वो इतने मोटिवेटेड थे, उसने 10 लोगों को 30-30 हज़ार लेके 3 लाख मुझे दे दिया और बाकी का खर्चा उसने इससे लिया। और कोचीन के पास एक वागमोन करके हिल स्टेशन है, ज़बरदस्त हिल स्टेशन है, मेरा फेवरेट, वहाँ उसने प्रोग्राम किया। तो मेरा प्रोग्राम हॉल था ना, उसमें दोनों बाजू खिड़कियाँ थी, तो बादल आता था, हॉल में से निकल जाता था, हम बैठे बैठे सीख रहे थे, और दूसरी खिड़की से ऐसी वादियों में मैंने ट्रेनर प्रोग्राम किया वागमोन में। ये पीपी विजयन वॉज द लीडर, उसने 10 लोगों को जमा करके मैंने इंग्लिश में किया। पहले फायर वर्क मैंने वहाँ सिखाया, मैं ट्रेनर में फायर वर्क भी सिखाता हूँ, तो अभी भी वो करते हैं। तो आज बहुत बड़ा ट्रेनर बन चुका है वो, कितने सारे कंट्री में करता है, कभी गूगल कर लेना, डॉक्टर पीपी विजयन। LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर को मैंने एक बहुत बड़ा लाइफ कोच और ट्रेनर बना दिया है। तो ये होता क्या है कि ये ट्रेनिंग फील्ड ऐसा है कि जिसमें सब कुछ मिलता है। मैं बेसिकली तो ये कहता हूँ कि वी आर बोर्न विथ 7 हंगर्स, भूख, क्या कौन सी? नॉट नीड, नॉट विश, इट्स ए हंगर, यानी वी कैन नॉट रिमेन हंग्री। तो 7 में से एक भूख होती है पेट की भूख, वो सबको पता है। दूसरी होती है प्यार की भूख। मर्सिडीज नहीं मिली और किसी ने सुसाइड किया, ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ। प्यार नहीं मिला और सुसाइड किया, ऐसा बहुत केसेस मिलेंगे। तीसरी होती है प्रशंसा की भूख। चौथी होती है पैसे की भूख। 5वीं होती है प्रतिष्ठा की भूख। 6ठी होती है नेम एंड फेम की भूख। और 7वीं होती है सेक्स की भूख। हम जो भी काम करते हैं ना, ये 7 में से कोई एक भूख पूरी करने के इरादे से हम हर काम करते हैं। और जो इंसान की 7 की 7 भूख पूरी होती है ना, उसको जीवन में संतोष का फीलिंग आता है। एक भी भूख पूरी नहीं होती है ना,
तो उसको पता नहीं क्या कम है, मगर उसका अधूरापन लगता है। उसको मोक्ष नहीं मिलता बिना। हाँ, बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। पता नहीं वो क्यों इतना काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है ये। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी प्रोफेशन में जाए तो हमें ये सोचना है कि ये प्रोफेशन से मेरी कौन सी भूख पूरी होगी। पैसे की भूख, प्रशंसा की भूख, प्रेम की भूख, नेम एंड फेम की भूख, प्रतिष्ठा की भूख ही है। तो पहले 6 ले लीजिए, शेख की तो सबकी शादी के बाद होगी। पहली जो 6 हंगर है, उसमें फर्स्ट 3 हंगर तो हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स पूरी करते हैं। पेट की भूख, पैसे की भूख और प्रेम की भूख। बाकी की जो भूख है 3, वो तो हम बड़े होने के बाद जो काम करते हैं वो काम के बदले में हमें मिलती है। तो हमें कोई ऐसा प्रोफेशन ढूंढना चाहिए जहाँ आपकी 6 की 6 भूख पूरी हो, तभी आपको काम करने का मज़ा आएगा और ज़िंदगी जीने का संतोष मिलेगा। तो मैंने बहुत सारे प्रोफेशन चेक किए। एक ही प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपकी 6 की 6 भूख पूरी होती है, वो है ट्रेनिंग प्रोफेशन। पैसा बहुत मिलता है, लोगों का प्रेम बहुत मिलता है, पेट की भूख तो ज़्यादा पूरी होती है, प्रशंसा बहुत होती है, हमारी जहाँ जाओ वहाँ होती है, बड़ा नाम होता है, दुनिया जानती है। अभी हमारा कंपनी का भी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, उसमें जब आते हैं लोगों को पूछता हूँ कि आपने किससे मोटिवेटेड होकर ज्वाइन किया, तो आधे से ज़्यादा लोग मेरा नाम देते हैं कि आपसे मोटिवेटेड होकर किया, जबकि हम 4-5 ट्रेनर होते हैं। मैं पूछता हूँ, आप पहली बार मिलते हैं, पूछता हूँ आप में से कितने लोग मुझे पहचानते हैं, तो मुझे आधे से ज़्यादा जो ट्रेनर बनने को आते हैं मेरी वजह से आते हैं। ऐसा गुजरात के कोई भी ऑडियंस में, मैं किसी का ऑडियंस में चला जाता हूँ और पूछता हूँ कि मुझे कितने लोग पहले से जानते हैं। एक बार संतोष नायर का सूरत में प्रोग्राम था, मुझे उसमें गेस करके बुला लिया 5-10 मिनट बोलने के लिए, और मैंने जाके पहला सवाल पूछा उसके ऑडियंस को कि कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं। 99% लोगों ने हाथ ऊपर किया संतोष नायर के प्रोग्राम। वो देख के हैरान हो गए कि इतना ऑडियंस तुम्हें जानता है। तो मैं कहीं भी अननोन गुजराती ऑडियंस में जाता हूँ ना, 50% लोग मुझे जानते होते हैं। तो 6 करोड़ गुजराती दुनिया में है, तो 50% यानी 3 करोड़ तो सिर्फ गुजराती लोग मुझे जानते हैं। नॉन गुजराती का तो मेरे पास कोई अंदाजा ही नहीं है। तो इतना बड़ा नाम मिलता है। मोदी साहब सिर्फ नाम और काम से नहीं, उनको मेरा गोल भी पता है और लोगों को बोलते हैं कि डॉक्टर अडिया का गोल है। अब देश का प्राइम मिनिस्टर आपको इतना जानता है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। नेम एंड फेम। मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था जो मैंने दिया था, मैंने कहा ना, जहाँ मुझे पता चला ये पोटेंशियल है, वो संस्था की चेयरमैन जया बच्चन थी। दूसरे दिन जया बच्चन आई, हम रुके थे वहाँ पे कैंप के अंदर, और मैं से कमरे में बैठ के, छोटे से हॉल में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। तो एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, मैं जैसे ही बोलने को खड़ा हुआ, लोगों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। मैं कुछ बोला भी नहीं था, तो जया बच्चन उनको पूछती है ऑर्गेनाइजर के, कौन है ये, कुछ बोला नहीं और तालियां बजा रहे हैं। बोलिए एक मेडिकल डॉक्टर है जिसने कल माइंड पावर सिखाया, उससे ये लोग इम्प्रेस है। तो जैसे ही खड़े हुए तालियां बजाते हैं। फिर जया बच्चन का मेरे साथ बात करने का एटीट्यूड चेंज हो गया, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब करते रहे। तो ये पावर होता है मान सम्मान का। मोदी साहब का स्टाफ का मैंने किया था जब CM थे तब। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के मोदी साहब ये देखने को आए, रिज़ल्ट देखने को आए। फिर सबको पूछा चलो अडिया साहब से क्या सीखा, तो सबने तारीफ़ किया। फिर उसने फीडबैक के लिए खड़ा होकर बोलना शुरू किया। तो कितनी बार बोले कि अडिया साहब जितना तो ज्ञानी नहीं हूँ, जितेंद्र भाई जितना तो ज्ञानी नहीं हूँ, जितना ज्ञान है उतना मैं बात करता हूँ, इतना आप देखिए हमारे CM ऐसी मेरे लिए बात कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ में हमारी 6 की 6 भूख आराम से पूरी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जितनी भूख है, सारी भूख आपकी पूरी होती है और आपको नेक्स्ट लेवल की प्रशंसा भी मिलती है। Exactly, पैसा मिलता है, प्रेम मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, सब कुछ मिलता है ऐसा। अगर मैं पूछूं सर, आप मुझे हज़ारों लोगों को आपने ट्रेनिंग फील्ड में ट्रेनिंग दी है, आज वो बड़े नाम है, अगर मैं कुछ नाम आपसे जानना चाहूँ जिन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली हूँ। एक तो है स्नेह देसाई, जो मेरा अर्जुन मैं कहता हूँ हमेशा, जो बहुत नाम है उसका। हिमानी चावड़ा करके है, हैप्पीनेस हब चलाती है। उसके बाद दीपक धाबलिया है जो मनी का ट्रेनर है। अपना सुनील परीख और उसकी वाइफ ने ट्रेनर किया है, वो मेरी स्टूडेंट है। इतने सारे के याद भी कर रखना मुश्किल है। दूसरी बात है कि जय शाह, अमित शाह का लड़का, वो मेरा स्टूडेंट था एक ज़माने में, जो आज क्रिकेट क्लब को हिला के रख दिया है। BCCI के। हाँ, अभी इलेक्शन के टाइम पे मुझे एक स्टेज पे मिल गया था, तो मुझे पता नहीं था कि वो जब बच्चा था तब मैं पहले स्टूडेंट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप करवाता था। भारत चंद्र का ख़त्म होने के बाद मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। तब जय स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे प्रोग्राम में आके सीख के गया। तो अभी मुझे एक स्टेज पे मिला, बोला डॉक्टर अडिया मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ,
कैसे, मुझे तो याद नहीं है कब किया। बोले मैं स्कूल में था तब किया था, ये होटल में मैंने आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप किया था, और अभी मैं जो भी हूँ उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब 2 वीडियो भाई, मेरा तो अच्छा मार्केटिंग हो जाएगा। बोलो ऑडियो साहब की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ ऐसा। बोले देता हूँ, बाद में मेरा भी फॉलो अप नहीं हुआ, वो बाहर घूमते रहते हैं। अभी मैंने फिर याद किया था कि अभी जाके नेक्स्ट मंथ में गोल में रखूँ, अहमदाबाद में उसका घर और ऑफिस है। तो आपने तो बस विजुअलाइज करना है, वो खुद ही आ जाएंगे आपके पास। मगर मैं भूल जाता हूँ, तो अभी विजुअलाइज करूंगा तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि वो अहमदाबाद में होगा। जाके उनको मैं मेरे कैमरे से जाके फटाफट बोलूँगा, बोलो भाई मेरी तारीफ करो 1 मिनट के लिए, इतना मेरा ऑब्लिगेशन है, तो थोड़ा सा मुझे धन कमाने का मौका एक चीज़ और सर, आप इतने सारे काम करते हैं, ट्रेनिंग फील्ड में हैं, डॉक्टर भी हैं, उसके बावजूद भी आपने 125 किताबें लिख ली हैं। 125 बुक्स, जिसमें प्रेरणा का झरना 10 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित है, और बेस्ट सेलर की भी बेस्ट सेलर है वो बेसिकली। गुजराती में 1.5 मिलियन 15 लाख कॉपीज बिक चुकी हैं। गुजराती की कोई किताब नहीं बिकी। भगवत गीता भी गुजराती में 15 लाख नहीं बिकी है, जो प्रेरणा का झरना बिकी है। प्रेरणा का झरना बिकी है, और हमेशा बेस्ट सेलर में, क्रॉसवर्ड में कहीं भी जाओ तो बेस्ट सेलर में प्रेरणा का झरना, शिव खेड़ा की जीत आपकी के बाजू में ही हर जगह दिखेगी आपको। तो प्रेरणा की झरना बुक से अगर हम कोई 2 या 3 पॉइंट अगर लेना चाहें, कुछ ऐसे पॉइंट जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए, तो वो आप क्या देंगे? वही है, सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना सीखो, गोल सेट करो, अल्फा में जाके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके विजुअलाइजेशन करना चालू करो, और सबकॉन्शियस माइंड जब आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे तो उसको पहचानो और उसके ऊपर एक्शन लो। अभी यहाँ से सवाल पूछ रहे थे सक्सेसफुल कैसे होना है। हाँ जी, बिल्कुल सेम चीज़ है। सक्सेस क्या होती है? मैं किसी को पूछूं तू क्यों काम कर रहा है, बोले सफल होने के लिए। अच्छा, तुझे कब पता चलेगा तू सफल हो गया? बोले मैंने जो सोचा था मेरे जीवन में मैंने कर लिया या हो गया, तो मेरा गोल पूरा हो जाएगा तो मैं सफल मानूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक चीज़ की ज़रूरत है सफल होने में, डेफिनेट गोल की। बिल्कुल, हाँ जी। तो डेफिनेट एंड डिटेल गोल अगर आपके पास है और आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीख लिया, विजन बोर्ड बना लिया या गोल चार्ट बना लिया, और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर दिया, और फिर वेट करना है, अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको पहचानो और उसके ऊपर एक्शन लो, सक्सेस मिलेगी। सिंपल बात है। गोल, अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग, एक्शन, बस। तो कॉन्शियस माइंड से काम की शुरुआत होती है, कॉन्शियस माइंड से एंड होती है। पहले सोचो, अपना गोल डिसाइड करो, गोल डिसाइड करके पेपर पे लिखो यानी डॉक्यूमेंट बनाओ, और फिर सबकॉन्शियस माइंड को ये गोल दे दो। इतना काम कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो गोल को अपने पास रखेगा, उसके ऊपर डिवाइन प्लानिंग करेगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, राइट इंसान को राइट टाइम पे आपकी भेंट करवाएगा, और वो आपके लिए इंडिकेशन भी देगा कि इससे करो, काम करो, और आपको उसके साथ काम किया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, उसको पहचानने का और एक्शन लेने का काम फिर कॉन्शियस माइंड का है। बीच में सबकॉन्शियस माइंड का रोल होता है। पूरी सक्सेस प्रोसेस ऐसे होती है। जैसे मैंने विरल जी को देखा, कह रहे यार इनके ऑफर तो बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। मैंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया। बोलो कितने दिन चाहिए, कहाँ चाहिए? दिल्ली में, मुंबई में, मैं आने को तैयार हूँ। तो ऐसे होता है। मगर बीच में सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया हम दोनों को एक जगह पे मिलाने का, एक प्लेटफॉर्म पे मिलाने का। तो ये होता है। तो सक्सेस पाने के लिए क्या डेफिनेट गोल होना चाहिए। गोल शुड बी रिटर्न, डॉक्यूमेंटेड, डेली आंख बंद करके रिलैक्सेशन करके अल्फा में जाके विजुलाइज करो, देन वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी जो सबकॉन्शियस माइंड देगा, और उसके ऊपर एक्शन लो और आपको सफलता मिलेगी। सर, कुछ अपॉर्चुनिटी तो चलो आपको यूनिवर्स देता है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी आप भी दे रहे हैं, जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा वो अपॉर्चुनिटी आज लोगों को दें। आपने जो प्रेरणा के झरना के बारे में आपने बताया, 10 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित है, और हिंदुस्तान तो विविधताओं का देश है, पूरे वर्ल्ड में न जाने कितनी भाषाएं हैं। यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें पैसा इज़ माई बाई प्रोडक्ट। मेरा मैसेज दुनिया में जाना चाहिए, ये मेरा मेन है। तो मैंने एक नई स्कीम निकाली है। मैंने 3-4 भाषा जो मुझे मालूम है उसमें मैंने प्रेरणा का झरना बनाई। बाकी जिन्होंने भी दूसरी भाषा में बनाया उनके लिए मैंने एक ऐसी ऑफ़र रखी है कि आप ये किताब को अपनी भाषा में, मुझे पूछो कौन सी भाषा में नहीं है, तो वो भाषा में आप उसको ट्रांसलेट करो और अपना पब्लिशर ढूंढो या खुद पब्लिशर बनो, उसको बेचो। मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको लिख के दूंगा कि आपके ऊपर कोई कॉपीराइट का मैं केस नहीं करूंगा। सिर्फ इस शर्त यह है कि एज इट इज़ उसको ट्रांसलेट करो, अपना कुछ मसाला मत डालो, क्योंकि उसकी चाम चली जाएगी। लोगों को पसंद आई है, कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो शायद उसका पावर निकल जाएगा। मैं जब से लिखी तब से मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, एक सेंटेंस बदली नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन सी चीज़ लोगों को पसंद आई जिसकी वजह से लोग तारीफ़ करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उसमें कुछ बदलाव मत करो, अपना मसाला मत डालो, एज इट इज़ ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में
बेचो, सिर्फ मुझे इन्फॉर्म करते रहो कि मैंने आपको, और मुझे 2-3 सैंपल भेज दो कि आपकी किताब ये भाषा में मैंने बनाई है और अच्छा चल रहा है, पैसा आप कमाओ। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो गोल है कि लाखों करोड़ों लोगों को माइंड पावर सिखाना है, बस मैं उसका कारण बनूँ, यही है। तो मैं ये जो देख रहे हैं उनके लिए भी ऑफ़र है। कौन सी भाषा में है मैं बता दूँ, मेरी बंगाली में है, आसामीज़ में है, कन्नड़ में है, हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी में है, पंजाबी में है, इंग्लिश ब्रेल में है, इंग्लिश में तो है, ब्रेल में है, और किसी ने उर्दू में भी छापी है, मगर मेरे पास वो कॉपी नहीं आई है। तो नियरली 10 लैंग्वेजेस में है। मलयालम में बाकी है, तमिल में बाकी है, और कौन सी है, उड़िया में बाकी है। उड़िया में कभी कोई ट्राई कर रहा है करने की। और इंग्लिश यानी आउट ऑफ कंट्री में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन लैंग्वेज में, किसी में भी करो, पैसा आपका सिर्फ नाम मेरा रहेगा। मैं आपको ऑफर करता हूँ बिजनेस की ऐसी। क्या बात है सर। विथ मेरी परमिशन करो, मेरे कंट्रोल की, कि कोई बट नाम खराब नहीं हो, कोई ऐसा गलत एग्जांपल डाल दिया और मेरा नाम है उसमें, ऑथर बाय डॉक्टर आडिया, तो मेरी बदनामी होती है। तो इट हैज़ टू बी लाइक दैट। इसके अलावा सर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं गुनी गुरु, जहाँ पर कि आप लोगों को गुनी बना रहे हैं। गुनी गुरु बना रहे, गुनी यानी गुणवान। अच्छा, गुणवान बना रहे हैं। गुणवान होता है जिसके बहुत गुण होते हैं, गुनी गुरु नाम है। एक्चुअली ये हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर है, एक यूनिवर्सिटी का, जिसका हम बच्चा है, ये हमारा स्टार्टअप है। और वो यूनिवर्सिटी का नाम है गणपत यूनिवर्सिटी। तो गणपत का जी लिया, यूनिवर्सिटी का UNI लिया, तो गुनी वर्ड ऐसा है। वैसे गुनी का मीनिंग होता है क्वालिटी, हाँ, गुनी गुरु गुणवान होता है ना, ऐसा। तो ये आइडिया कैसा है, मैं सोचा कि मुझे करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम काम आएगा। मैं कितने दिन घूमता रहूँगा, है ना, कुछ तो लिमिटेशंस है। तो मैं सोचा कि ऐसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही बना देते हैं जहां हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम कंटिन्यूसली बिकता रहे पूरी दुनिया में, और सिर्फ गुजराती में, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज में। तो आज हिंदुस्तान के नियरली हर लैंग्वेज में हमारे ट्रेनर प्रोग्राम रखे हैं उसमें। और मेरा प्रेरणा का झरना एक आदमी ने पंजाबी में बना के रखा है, मराठी में भी रखा है। तो उसमें भी मैं पावर देता हूँ कि आप रिकॉर्ड करके हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचिए, रॉयल्टी आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इन्हें इसलिए बनाया कि जो लोग हमारे तक नहीं पहुँच सकते, आजकल ये इंटरनेट के माध्यम से अपने घर में अपने समय पे जाके देख सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं 2 दिन का प्रोग्राम डिक्लेयर करूँ दिल्ली में, तो कुछ लोगों को छुट्टी का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को होटल का खाने का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के पास इतनी फीस नहीं है, कुछ लोगों को क्या है, कोई अफ्रीका के विलेज में बैठे जिनको माइंड पावर सीखना है, तो कैसे सीखेगा। तो मैंने तो मेरे सब प्रोग्राम गुनी गुरु को ऊपर डाल दिया है। सर आपके तो डल ही गए, उसके अलावा आप ट्रेन द ट्रेनर में लोगों को ट्रेनर बनाते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आ जाओ गुनी गुरु पे आ जाओ, और हम उसको गाइड भी करते हैं प्रोग्राम कैसे बनाना है। हमारे स्टूडियो फ्री ऑफ चार्ज हम उसको देते हैं यूज़ करने के लिए। ऐसा ही स्टूडियो हमारा भी है गुनी गुरु। अच्छा, स्टूडियो में अगर कोई ट्रेनर है तो उसको चार्ज करने के लिए कोई आप चार्ज नहीं करते? वो अगर सिर्फ गुनी गुरु के प्लेटफॉर्म पे बेचने का साइन करता है कि मैं और कहीं नहीं बेचूंगा, तो हम उसका खर्चा भी नहीं लेते हैं। अगर उनको दूसरी जगह भी बेचना है, दूसरे तो फिर आपको चार्ज, तो फिर हम स्टूडियो का किराया लेते हैं, बस इतना ही है। बस इतना तो दोनों जगह बेच सकता है। उसमें एक शर्त होती है कि दूसरी जगह सस्ता नहीं बेचना है, नहीं तो क्या करेगा, 10,000 का यहाँ रखेगा और बाहर आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे 1,000 का रखेगा, बोलेगा देखो 10,000 का माल मैं यहाँ देगा, जाओ गुनी गुरु पे जाके देखो इसका भाव। तो ऐसे चालाकी नहीं, सेम भाव पे हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, एक हमारी ये रिक्वेस्ट होती है। सो गुनी गुरु में आप लोगों को, ट्रेनर्स को इनकम अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं? इनकम है, आप ट्रेनर भी बनो और एक मार्केट भी देते हैं, और इसमें हम शेयरिंग होता है। इट इज़ लाइक ए सोनी बाजार। हम आपको दुकान देते हैं सोने की, शोरूम डालो, हमें किराया नहीं चाहिए, जो सोना बेचोगे उसमें से हमें परसेंटेज दे दो, यानी नो इन्वेस्टमेंट, नो होस्टिंग चार्ज, नो मेंटेनेंस चार्ज, कुछ नहीं, सब हमारी तरफ से ऐसा होता है। और बहुत लिबरल है। उडेमी का आइडिया ही हमने फॉलो किया है, मगर उडेमी से ज़्यादा परसेंटेज हम ट्रेनर को देते हैं। मेरे जितने भी प्रोग्राम गुनी गुरु पे रखे हैं सभी का 5 स्टार रेटिंग है, देख लो, सभी का पब्लिक ने दिया हुआ रिव्यू। हाँ, मैं बिजनेसमैन को कहता हूँ कि मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, मगर आपका एंगर का प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपको रिलेशनशिप बनाना नहीं आता है, घर में झगड़ा चल रहा है, आप नेगेटिव थिंक कर रहे हैं, आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको हेल्थ के इश्यूज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो बिजनेस को कहाँ तक लेके जाओगे बताओ, क्योंकि आप खुद के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो खुद का डेवलपमेंट पहले करो, अपनी हेल्थ अच्छी बनाओ, अपनी रिलेशनशिप अच्छी बनाओ, पॉजिटिव थिंकर बनो, नई नई चीज़ें सीखो, तो आप बिजनेस को ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। तो पहले खुद का विकास करो तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का विकास हो जाएगा।
मगर सिर्फ बिजनेस के विकास का सोचोगे और कभी हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया। आपको मालूम है राकेश झुनझुनवाला की कहानी, 45,000 करोड़ रुपया छोड़ के चले गए, कितनी कम उम्र में। क्या गलती थी उन्होंने हेल्थ को संभाल के नहीं रखा। इसलिए स्टीव जॉब ने एग्री किया कि मैं ज़िंदगी में एक बड़ी गलती किया, मैंने हेल्थ को संभाला नहीं। उसने एप्पल कंपनी को नंबर 1 लेके जाने में उसने मेहनत किया, एप्पल कंपनी नंबर 1 बन गई। खुद की हेल्थ उसने गंवा दी, 54 ईयर्स में उनका डेथ हुआ। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को डेवलप करो, बिजनेस डेवलप हो जाएगा। ये मेरी एडवाइस है सबको। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारे साथ है जितेंद्र अड़िया जी, लाइफ कोच, माइंडसेट ट्रेनर, और इन्होंने 125 से अधिक किताबें लिखी और आज उन किताबों का मर्म इस पॉडकास्ट के जरिए आपको दिया। किस तरीके से अगर आप एक व्यापारी हैं तो अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए अपने बिजनेस में। सबसे पहली चीज़ क्या है, अपनी हेल्थ पर काम करना है, अपने माइंडसेट पर काम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है। और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो यकीन मानिए आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। जो लोग कहते हैं ना ऑटोमेशन चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ऑटोमेशन ज़रूर चाहिए, लेकिन ऑटोमेशन से पहले आपको मेडिटेशन चाहिए। अगर मेडिटेशन नहीं है तो ऑटोमेशन का कोई काम नहीं आने वाला है, ऐसा जितेंद्र अड़िया जी का कहना है। यस, और एक बात है, मेरे पास दिल्ली में ऐसे कितने क्लाइंट हैं जो मेरे से प्राइवेट मेंटरिंग करते हैं, जो बिजनेसमैन है। एक तो नोएडा में ही है आई थिंक, आरजी बिल्डर, राजेश गोयल करके। वो मेरे को हर महीने एक बार बुलाते हैं, यहाँ पे मेरे क्राउन प्लाजा में रूम बुक करते हैं। वो अकेले मेरे सामने बैठते हैं मेंटरिंग के लिए। एक दिन का मुझे चार्ज जो मैं लेता हूँ देते हैं, और मैं महीने 2 महीने में वो जब बुलाते हैं आता हूँ। हमारी 1-to-1 फुल डे ट्रेनिंग होती है, मेंटरिंग होता है। तो अभी ऐसा भी स्टार्ट किया है, बिजनेसमैनों का, ट्रेनरों का, ऐसा भी होता है। इस एज में इतना सब कुछ कर कैसे लेते हो? अंदर का मोटिवेशन है ना, बैटरी चार्ज ही रहती है मेरी। मुझे चार्जिंग के लिए कोई चार्जिंग स्टेशन जाना नहीं पड़ता। उठता हूँ और मुझे काम याद आता है, अरे आज ये काम बाकी है, ये किताब अधूरी है, ये किताब लिख डालो। और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लाता हूँ। मैंने प्रेरणा का जन्म पार्ट 1 लिखा, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी पार्ट 2 आ रही है जो NLP के ऊपर है। पार्ट 3 आ रही है जो हिप्नोसिस के ऊपर है। पार्ट 4 आ रही है जो एपिजेनेसिस के ऊपर है, पावर ऑफ बिलीफ करके, जो इसकी किताब है ब्रूस लिप्टन की, वो है। अभी छठी अभी नई जल्दी आ रही है, वो एजलेस बॉडी के ऊपर है, हाउ टू रिमेन एजलेस, ऐसा जब हो उससे कम दिखे। 75 की एज में सर इतने एनर्जेटिक हैं, लगातार 3-4 पॉडकास्ट करना, बातचीत करना, स्टेज पर आप देख लीजिएगा, इनके कोर्सेस आप देख लीजिए, हर जगह आपको कहीं पर भी एज फैक्टर नज़र नहीं आएगा। और आज लोग 35 साल 40 साल की उम्र में थक जाते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है आपका माइंड पावर। जैसा आप अपने आप के साथ करेंगे वैसा आपके व्यापार के साथ होना शुरू हो जाएगा। तो आप पहली बात तो आज इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारी नॉलेज लेकर अपना बिजनेस सुधारना शुरू करिए, और उसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है तो जितेंद्र अड़िया से आप सीख सकते हैं। आप इनके ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए या ऑफलाइन जुड़कर आप इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बिजनेस को सफल बनाने से पहले अपने आप को सफल बना लीजिए, तो यकीनन जो आप चाहते हैं, जो आपने 7 भूख बताई, जो हंगर है, वो सारी हंगर सेटिस्फाई हो जाएगी। आज आपने समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप बोल दो जिनको भी कांटेक्ट करना है आपके थ्रू करें, जिनको भी कांटेक्ट करना है आपके चैनल के माध्यम से मुझे कांटेक्ट करें, सीधा नहीं करें। वैसे मेरा कहीं भी फ़ोन नंबर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर मैं लोगों को देता नहीं हूँ। तो आप बातचीत कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप आगे बढ़ने में जितेंद्र सर की हेल्प ले सकते हैं। आज आप सभी के समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यह वीडियो केवल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। आप कोई भी डिसीजन अपने स्वयं के आधार पर लें। फ्रेंचाइजी बताओ आपके किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है।